Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी, तो भाई भटकने की बात नहीं बनती। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। कैसा रिवीजन भाई, कैसे क्या होने वाला है? इसमें होगा कि जो पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, उसको दोबारा से पढ़ेंगे, तो आपका अच्छा खासा बहुत बढ़िया सा रिवीजन होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर 10% या 12% भी आप कहीं से लैग कर गए हो ना, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ होने वाला रिवीजन। कमेंट करके आपको मेरे साथ आंसर भी करते रहने हैं। और क्या करना है, क्योंकि रिवीजन है, रिवीजन का मतलब क्या होता है कि यानी जो पहले पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको आंसर्स पता है। साथ में आपको शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हमारे चैप्टर का कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। पहले तो हम एनवायरमेंट की मीनिंग से और बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज शुरू करेंगे। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. हमारी जो बुक की, जो आपकी चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई थी, यही हुआ था ना कि भाई रवि क्या है, वेकेशन के बाद आया था स्कूल। ठीक है, लंबे वेकेशन के बाद भाई स्कूल आया, तो उसने, हम आते हैं ना स्कूल काफ़ी दिनों बाद आते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखते हैं, कुछ बदला हुआ दिखता है, कलर पेंट हो जाता है, या नए नए पेड़ लग जाते हैं, या कुछ पेड़ कटवा दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप की चीज़ें, चेंजेस हम देखते हैं। तो ऐसे ही रवि ने भी नोटिस करी जब वो स्कूल आया। ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप, मतलब जो उसके स्कूल के पास में प्ले ग्राउंड था, किसके स्कूल के पास प्ले ग्राउंड था, रवि के स्कूल के पास जो प्ले ग्राउंड था, भाई उसको उसमें खुदाई चल रही, मतलब खोद रखा, इसमें गड्ढा हुआ पड़ा है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों ने कहा कि भाई, बताया उसको कि यहाँ पे क्या होने वाला है, भाई ह्यूज बिल्डिंग, बढ़िया से बिल्डिंग बनने वाली है, फ्लैट्स वगैरह बनेंगे, बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन होगा। अब ये पार्क जो प्लेग्राउंड नहीं रहेगा, यहाँ पे बढ़िया से लेविश से बिल्डिंग बनेगी जिसमें फ्लैट्स रहेंगे। ठीक है, रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। रवि क्या है, बहुत इमोशनल हो गया, लगभग रोने ही वाला था। क्यों भाई, रवि क्यों रोने वाला था? अगर बिल्डिंग बन रही तो रवि क्यों रो रहा है? देखते क्यों रो रहा है। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि इसलिए भाई उसको बुरा लग रहा था कि उसने सोचा, जब इस बारे में सोचा कि उसका जो बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें सॉफ्ट सी ग्रासेस हैं, मैरीगोल्ड्स मतलब फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाइज घूमती थी, वो अब हमेशा के लिए चली गई हैं, कभी नहीं आएंगी, कभी दोबारा देखने को उसको प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज नहीं मिलेंगी, अच्छे खासे फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, है ना। और इतना बड़ा प्लेग्राउंड जहाँ पे सॉफ्ट सी ग्रासेस है, वो सब उसको दोबारा अब देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो खुदाई हो चुकी है और वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। तो होता है ना, बच्चे क्या है, जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है कि अरे यहाँ पे हम जिस जगह पे खेलते थे, या मेरा जो टॉय था, होता है ना कि मेरी फेवरेट साइकिल थी, मेरी फेवरेट चेयर थी, उसको तोड़ दिया, टूट गई, तो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, बड़े तो समझदार होते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वो बेचारे इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे ही रवि ऑलमोस्ट रोने सा हो गया और इमोशनल हो गया। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने क्या करा, अपनी जो फीलिंग है भाई अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करी होगी। शेयर करी कि भाई देखिए, जो हमारे आसपास का जो प्लेग्राउंड था वो तो खुद गया है, वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो घास है, जो सराउंडिंग है, जो बड़ा सा प्लेग्राउंड है ना, बटरफ्लाइज, ये सब कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिलेगा। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. भाई जब असेंबली हुई तो प्रिंसिपल ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास में, कहा कि भाई देखिए कैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है ना चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल ने बोला कि सी हाउ आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है भाई वो बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। अब क्लास में रवि ने क्या पूछा, क्लास में जब रवि आया तो उसने पूछ लिया अपनी टीचर से कि मैम वैसे इन्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। रवि ने पूछा कि मैम ये इन्वायरमेंट क्या होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, उन्होंने जो टर्म सुना कि इन्वायरमेंट, कुछ वर्ड प्रिंसिपल ने यूज़ करा, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ने टर्म यूज़ क्यों करा और ये चेंज क्यों हो रहा है। क्यूरियोसिटी जागती है, भाई लिटिल साइंटिस्ट है आपकी तरह, सवाल करा। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने क्या जवाब दिया, जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, वॉट एवर यू सी
वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो क्या होता है, वो होता है आपका एनवायरमेंट। मतलब आपके सराउंडिंग में पेन है, पेंसिल है, आपके सराउंडिंग में चेयर है, टेबल है, जो ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, ये सब क्या है, आपका सराउंडिंग है। तो ये सब क्या है, ये सब एनवायरमेंट है, ठीक है। रवि थॉट अलाउड, अब रवि ने एकदम से बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब जब मैम ने बोला तो रवि एकदम से शॉक में खुशी से बोला कि अच्छा मैम ऐसा है, तो भाई जो मेरे स्कूल बिल्डिंग है, जो मुझे टेबल दिख रही, जो चेयर है क्लासरूम में, और जो ओपन फील्ड है, जो रोड है, जो गार्बेज, जो कचरा पड़ा हुआ है, जो मेरे दोस्त हैं, और जो ये सब चीज़ें हैं, क्या ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है? वो एक्साइटमेंट में बोला। क्यों बोला? क्योंकि टीचर ने क्लियरली बोला कि जो भी हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, पास में देख रहे हैं, वो इन्वायरमेंट है। अब उसको जो पास में दिख रहा होगा वो यही बोल रहा है कि क्या ये हमारे, मतलब ये सारे हमारे इन्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है, सारे हमारे इन्वायरमेंट है? हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ये तो हम रिवीजन करें। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसे होंगे जो हो सकता है पूरा चैप्टर देखा आए होंगे, बट कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो पूरा डायरेक्टली जो चैप्टर रिवीजन देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि पूरा एलैबोरेट करना। बट जिन्होंने देखा है वो आंसर करेंगे, जिन्होंने देखा है वो आंसर करेंगे। अब टीचर ने क्या कहा? यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ, ये जो सराउंडिंग में तुमने बोला ना खुशी से कि टेबल, चेयर, ये जो ओपन फील्ड है, गार्बेज है, मेरे फ्रेंड्स, ये सब सराउंड मेरे इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने कहा यस, ये तुम्हारे इन्वायरमेंट ही है, ये सारे तुम्हारे सराउंडिंग में तो तुम्हारे इन्वायरमेंट आएंगे, ठीक है। बट टीचर ने कहा रुको, एक मिनट रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, बट इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है ना वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए, उनको नेचर ने क्रिएट करा है, नेचर ने क्रिएट करा है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज हो गए और एनिमल्स, ये नेचर ने क्रिएट करा है। माउंटेन, एनिमल, ट्रीज, क्या ये ह्यूमन ने बनाया बैठ के भाई कंस्ट्रक्ट करे? नहीं, ये नेचर ने बनाया। तो कुछ इन्वायरमेंट की चीज़ें क्या है जो नेचर बनाता है, और कुछ चीज़ें क्या है जो क्या लिखा है, पीपल बनाते हैं। याद आ रहा है? जिसने देखा है पहले तो मुझे आंसर बताओ कि भाई नेचर ने तो जो बनाया वो, उसके ऑप्शंस यहाँ हैं, और कोई आपको पता है? नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर से बनते हैं उसके और एग्जाम्पल बताओ। ये तो है ही, माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, और कोई एग्जाम्पल बताओ फटाफट से। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी जल्दी अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती फटाफट से जलाओ, जल्दी जल्दी से। इतना तो आइडिया आप दे सकते हो। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल हमारा क्या हो गया, बर्ड्स, चिड़िया हो गई। चिड़िया को क्या हम क्रिएट करते? नहीं ना। इंसेक्ट्स हो गए, ये क्या है, ये नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, क्या हम बना रहे? नहीं। तो ऐसी और भी एग्जांपल आपको पता हो तो कमेंट में अभी के अभी मुझे बताओ, ठीक है। अदर्स आर मेड बाय पीपल। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो टीचर ने कहा बट वेट, कुछ इन्वायरमेंट की चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर से क्रिएटेड होती है, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ट्रीज, एनिमल्स, और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको पीपल ने बनाया। जैसे उसने कहा ना कि क्या ये बिल्डिंग, ये पेन, ये टेबल, ये सब, ये जो ये भी इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने कहा अभी जो पेन, पेपर, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ये तो ह्यूमन ने क्रिएट करा है। ह्यूमन ने क्रिएट करा है कि नहीं करा है? इंसान ने बनाया ना, इंसान ने कंस्ट्रक्ट किया है कि नहीं करा है? तो ऐसे ही पीपल क्या बनाते हैं? पीपल रोड बनाते हैं, कार बनाते हैं, है ना, कपड़े बनाते हैं और बुक्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन क्रिएट करता है? ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। अब ये तो इसका एग्जाम्पल है। अब आप मुझे किसके एग्जाम्पल बताओ भाई? पीपल वाले, पीपल वाले आप मुझे 3 एग्जाम्पल्स बताइए, 3 एग्जाम्पल बताइए, 1 2 3। कमेंट में आप इसके 3 एग्जाम्पल लिखिए जो किनके थ्रू मेड है, जिन्हें पीपल ने बनाया, पीपल के थ्रू क्रिएटेड है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। देखिए जो काम मैंने यहाँ दे दिया वो आपको यहाँ मिल गया है, अब तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मैंने समझा दिया कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो भी आपके सराउंडिंग की चीज़ें आपके आसपास है वो सब आपका इन्वायरमेंट है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसमें से भी क्या चीज़ होती है, कुछ जो होता है नेचर से मिलती है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति से मिली, जिनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये नेचर से मिला है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। और कुछ एनवायरनमेंट की चीज़ें ऐसी होती है जिसे ह्यूमन क्रिएट करते हैं। ह्यूमन क्या क्रिएट करते हैं? कार बना ली, बिल्डिंग बना ली है, पेन बना लिया, बाइक बना ली, फोन बना लिए, ये सब कौन कर रहा है? ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहा है कि भाई अब आप क्या करिए, लिस्ट बनाइए। यहाँ तो 2 मैंने बता दी, आप कमेंट में मुझे लिस्ट में लिख के बताइए कौन से क्या है चीज़ें जो ह्यूमंस बनाते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर से क्रिएटेड है। लिस्ट में फटाफट से कमेंट में बना दो। 5 सेकंड देती हूँ, 1-2 भी लिख दो फटाफट से, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि ये समझा दिया है, इसको जब इतना समझोगे ना तभी आगे बढ़ने में कुछ मज़ा आएगा। बेसिकली ये समझ लीजिए। बढ़ जाए आगे। आपने कमेंट में लिख दिया है पीपल के द्वारा चीज़ें, जैसे वॉच हो गई, है ना, क्लॉथ हो गए, हमने देखा ही है ना, कुछ भी जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं उसको,
है ना, कुछ छोटी सी बाइक बना रहे हैं वो, या टॉयज भी बना रहे हैं, तो ये सब कौन कर रहे हैं, ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास, तो बहुत सारे आराम से दे सकते हो, और ह्यूमंस के तो बहुत सारे ही दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। जैसे आप हो ना एक्साइटेड, ऐसे ये लोग भी, रवि हो गए, परमजीत हो गए, बड़े ही एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने को। और वाई इज आर एनवायरमेंट चेंजिंग, इकबाल ने पूछ लिया, मतलब ये सब लिस्ट बनाने को एक्साइटेड थे, ठीक है वो तो हम बनाएंगे। बट इकबाल ने एक्साइट होकर एक चीज़ पूछ ली कि भाई मैम आपने बोला ना, प्रिंसिपल मैम ने क्या चीज़ बोली थी कि सैडली कहा था कि भाई हमारा एनवायरमेंट क्या है, चेंज हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था, याद है कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे सैडली बोला था ना प्रिंसिपल ने कि सी हाउ आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, भाई हमारा जो एनवायरमेंट है चेंज हो रहा है। याद आया। तो इकबाल को वो क्वेश्चन माइंड में था, रहता है ना, बच्चे क्यूरियस होते तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन था इकबाल के। तो उसने पूछा कि बट ये सब तो ठीक है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वाई इज आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है भाई चेंज क्यों हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, भाई ये क्यों चेंज हो रहा है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी नीड्स जो है उसके चलते जो है हम इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी नीड्स के लिए इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। क्या गलत बात है क्या, सही बोल रही हूँ ना। दे आर फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड that the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment। अब environment का proper definition अगर आपसे कहा जाए तो ये वाली है, क्या है, यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट करते हैं, that the प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो सराउंड करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वही होती है एनवायरनमेंट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम हैं, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ कि नहीं, मेरे आसपास जो पेन है, जो टेबल है, चाहे वो ह्यूमन मेड हो, है ना, या नेचर से मिली हुई चीज़ है, पानी है, एयर है, ये सब क्या है, ये मुझे सराउंड करके चल रही है, तो यही क्या होती है, एनवायरनमेंट है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की जो चीज़ें उसे सराउंड करती ना, चाहे प्लेस हो, है ना, चाहे थिंग हो या नेचर हो, पीपल हो, ये क्या है, ये हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट। आया समझ में, क्या होता है एनवायरनमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है, हमने देखा ना, कुछ चीज़ें, टीचर ने बोला कि सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट है, बट उसने पूछा अच्छा जो भी सारी चीज़ें वो सब, तो टीचर ने कहा नहीं, कुछ नेचर्स के द्वारा क्रिएटेड है, कुछ जो है ह्यूमंस ने बनाई है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट नेचुरल चीज़ों से और ह्यूमन मेड चीज़ों से मिलके बना है। आया समझ में इतना। क्या पढ़ रहे हैं हम, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मीनिंग हमने अच्छे समझ लिया। एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन से सराउंड रहता है, प्लेस हो गए, पीपल हो गए, थिंग्स हो गई, नेचर, और इन चीज़ों से सराउंड करता है, खुद इन चीज़ों से घिरा हुआ रहता है, तो वो सब क्या हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है। आया समझ में, कोई डाउट, दिक्कत, समस्या तो नहीं। और क्या होता है, इन कॉम्बिनेशन किसका होता है भाई, ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है कॉम्बिनेशन होता है। कैसे, ये समझ लीजिए भाई, जो एनवायरनमेंट है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ, नहीं ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लिखते जैसे मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, ऐसे लिखेंगे, नेचुरल प्लस ह्यूमन मेड फिनोमेना क्या बनाता है, इज इक्वल टू एनवायरनमेंट। अगर आपको इजी से वे में समझाया जाए तो इन दोनों का प्लस, किन दोनों का प्लस, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का जब प्लस होता है तब जाके बनता है हमारा, ये टी लगा दीजिए, हमारा बनता है एनवायरनमेंट। अब समझ में है, जो लास्ट की लाइन बोल रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है, क्या बनाता है, एनवायरनमेंट। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। और ये बताइए, फटाफट से बताइए, क्या आपने लाइक कर दिया है, लाइक करा कि नहीं करा, पहले तो ये बता दो। भूल जाते हो आप लाइक करना, मैं कितनी बार बोलती हूँ लाइक करो, बट आप लोग थम्स अप, वो जो वाइट बटन को ब्लू करना भूल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये देखिए, यहाँ लिखा है एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। क्या क्या चीज़ें हमें एनवायरनमेंट देता है, जो भाई हम एनवायरनमेंट को अपना बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बेसिक लाइफ के लिए आपको पता है बेसिक नीड्स की चीज़ें क्या होती है, पानी बेसिक नीड है, डेली हमें चाहिए, एयर चाहिए, गैसेस जो है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड डेली चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए रहने के लिए कि नहीं चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए डेली चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कहाँ से मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। इसीलिए एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए एनवायरनमेंट इज़ आर
बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्या है एनवायरमेंट? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। क्या क्या चीज़ें देता है भाई ये? ऐसा वो पानी प्रोवाइड करता है जिसमें हम पानी जिससे हम अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक है। हमें फूड देता है जिसको हम खाते हैं, पेट भरते हैं, ठीक है। लैंड देता है जिसमें हम रहते हैं, और क्या देता है? हमें साथ में ऐसी एयर देता है जिसको हम ब्रीद कर पाते हैं। तो ये हमारे बेसिक जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये कौन देता है? हमें एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब समझ में आया कि कितने अच्छे से बड़ी एस में लिखा है एनवायरमेंट क्या होता है। समझ गए? हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट। अभी जो ह्यूमन बींग्स है इनकी तो आदत है, क्योंकि इनको यूज़ पड़ता है नीड्स के अकॉर्डिंग, ये अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ग्रोइंग जो डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एनवायरमेंट को क्या करते हैं? एनवायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे ये जो ह्यूमन बींग्स हैं इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। भाई जब कार फ्यूम्स है वो क्या करती है? एयर में पॉल्यूट करती है। आप देखते कार वगैरह जाती तो पीछे से वो ऐसे काला काला धुआं निकलता है, स्मोक, तो क्या एयर को पॉल्यूट नहीं करेगा? तो इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। चेंज हो रहा है ना इन्वायरमेंट पे, असर खराब, मतलब जो एयर है वो पूरी पॉल्यूट हो रही है। एयर पॉल्यूट होगी तो इन्वायरमेंट खराब होगा कि नहीं होगा? मॉडिफाई होगा, उसमें कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। वाटर किस में कलेक्ट किया जाता है? पॉट में। पॉट बनाते हैं ह्यूमन बींग्स जिसमें वाटर कलेक्ट किया जाता है। ये पॉट कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स। और वाटर क्या है? नेचुरल थिंग। फूड क्या है? फूड जो नेचर से मिला है, जो अनाज हमें नेचर से मिला है, वो वेसल्स में सर्व किया जाता है। लैंड जो हम यूज़ करते हैं उसको, उसमें फैक्ट्रीज बिल्ड की जाती है। तो मतलब जो चीज़ नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों में जब ह्यूमन बींग अपना तड़का बेसिकली कह लीजिए अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं और फिर मिला के पूरा यूज़ होता है, तो वो क्या हो जाता है? ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, तो वो ह्यूमन मेड चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए बोले ना ह्यूमन कैसे मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। जैसे अगर कोई एयर, जो कार का फ्यूम है वो पॉल्यूट करेगा एयर को, है ना, या फूड ऐसे सर्व किया जाएगा किस में? वेसल में, है ना। जो वेसल बन रहा है, जो पॉट बन रहा है, जो फैक्ट्रीज बन रही है, ये चीज़ें कौन है? ये ह्यूमन बना रहे हैं। बट जो लैंड है, वाटर है, एयर है, ये क्या है? ये तो नेचुरल है ना। तो इसी तरीके से नेचुरल चीज़ों को ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं कंटेनर्स को, कार बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें बनाने का काम करते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स अपना नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं जो फैक्ट्रीज बन रही हैं, किसके थ्रू बन रही है? फैक्ट्रीज लैंड में बन रही है ना, लैंड क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं जो कंटेनर्स है जिनमें हम पानी रखते हैं या खाना अनाज वगैरह रखते हैं, तो नेचुरल चीज़ें हम इन कंटेनर में रख रहे हैं, तो ये कंटेनर क्या है? ह्यूमन बींग ने मॉडिफाई करा, अपने अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करा कि नहीं करा? और किसके साथ मिलकर यूज़ हो रहा है? नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ। तो इसी तरीके से ह्यूमन जो है अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई, उसमें चेंजेस करते रहते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। नीड पड़ी भाई पानी रखने के लिए बर्तन चाहिए, तो खरीद के लिए बर्तन बन रहे हैं, बर्तन बन रहे हैं मार्केट में, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो पानी है, जो वाटर को स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? फैक्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है किस में बनेगी? हवा में तो बनेगी नहीं, लैंड चाहिए पड़ेगा, तो लैंड में फैक्ट्रीज बन रही है। फैक्ट्री से क्या होगा भाई? प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे जो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करेंगे। आया समझ में? किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, किस पे चेंजेस हो रहा है? लैंड के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई इन्वायरमेंट क्या होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, डेली बेसिस पे इसकी बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें पानी देता है, एयर देता है, फूड देता है, और क्या देता है साथ में? लैंड देता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से देखिए कैसा हमारा ये आसपास का इन्वायरमेंट है, पेड़ है, एयर है, ये सब इन्वायरमेंट जस्ट आपके रेफरेंस के इमेज लगाएगी। आप ऐसे देख सकते हैं भाई हमारा सराउंडिंग ऐसा है, ऐसा हो जाए हरा भरा तो क्या बात है, मज़ा आ जाए। बट ये कि जंगल भी है तो जानवरों का भी डर लगता है, ये भी बात है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना सब क्लियर हुआ कि क्या होता है एनवायरमेंट का मतलब। चलो, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब उसका टाइप होता है किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट का टाइप होता है बायोटिक और एबायोटिक। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं एबायोटिक, बायोटिक। मतलब अगर मैं ऐसे लिख लूँ आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, इसमें आ जाएगा बायोटिक, सेकंड आ जाएगा हमारा एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक आ जाएगा। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब मैं इसको ऐसे में बना दूँ ताकि आपको यहीं की समझ में आ जाए, फिर इसे रीड कर लेंगे। बायोटिक में क्या रहता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
एबायोटिक में रहता है नॉन लिविंग। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखें हम, चलो एग्जाम्पल वाइट से लिख लेते हैं, प्लांट्स, और इसमें लैंड। इसको देख लोगे ना, सिर्फ इतना देख लोगे तो ये जो लिखा है समझ में आ जाएगा। इसलिए जस्ट आपको ये चीज़ याद हो जाए तो मैंने अलग अलग कलर में अलग तरीके से लिख दिए, ताकि यही चीज़ है वो क्या होता है। देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट के दो टाइप होते हैं, मतलब इसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक, दूसरा होता है हमारा एबायोटिक। अब दोनों में क्या फ़र्क है? जो हमारा बायोटिक इन्वायरमेंट होता है, रिसोर्सेज कह लीजिए, जो बायोटिक रहता है वो क्या करता है, वो लिविंग बींग्स रहता है उसमें। उसमें क्या रहता है, लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंप्राइज होता है। मतलब बायोटिक का मतलब होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो नेचुरल इन्वायरमेंट का टाइप है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, आपने एक चीज़ देखी नॉन लिविंग थिंग लिखा है, लिविंग थिंग, बट ये ध्यान रखना नेचुरल इन्वायरमेंट में जो आता है, जो नेचर से मिला है। लैंड भी हमें नेचर से मिला है, हमें प्लांट और एनिमल भी नेचर से मिले, बट फ़र्क क्या है कि लैंड ना ब्रीथ कर सकता है, ना छोटा ना बड़ा हो सकता है, ना मूव कर सकता है। बट जो प्लांट्स एनिमल से ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। प्लांट कैसे मूव करेंगे भाई, वो बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, और उनकी जो है रूट्स ऐसे फैलती है, जो उनकी पत्तियां हिलती है एयर के कारण। अब जब हेयर चलती तो क्या कभी लैंड हिलते हुए देखा है? नहीं देखा ना। तो ऐसे ही नेचुरल चीज़ें हो, बट उसमें बायोटिक और एबायोटिक आता है, जिसमें बायोटिक लिविंग थिंग्स को के लिए होता है। लिविंग थिंग्स के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें बायोटिक का, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जिसमें क्या आता है, लैंड आता है। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब इसको रीड करते हैं, ये आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ये पूरा आपको यही चीज़ है ना, ये जो यहाँ लिखी, इसको जस्ट आपके चार्ट फॉर्म में बताया, ताकि जल्दी से आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद हो जाए। ठीक है, देख लिया? अब चलो रीड करते हैं कि क्या चीज़ है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, मतलब जो existing condition जो exist करती है अर्थ में, बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लैंड भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, है ना, साथ में हमारा क्या रहेगा, प्लांट ट्रीज वगैरह रहेगा। तो ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एनवायरमेंट क्या बताते हैं, ये तो नेचुरल का है। अगर हम बात करें ह्यूमन एनवायरमेंट की, तो ह्यूमन एनवायरमेंट हमें बताते हैं कि कैसे हमें इन चीज़ों से इंटरेक्ट करना है ना, इन एक्टिविटीज़ को इंटरेक्ट करना है हमें ह्यूमन बींग्स, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो ये नेचुरल की चीज़ है, जिसमें एबायोटिक कंडीशन होती है और बायोटिक कंडीशन होती है। ये हम समझेंगे क्या है, ये मैं समझा चुकी हूँ, वही चीज़ है। और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो ह्यूमन एनवायरमेंट होता है वो दिखाता है कि कैसे जो ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से और उसे मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ जो टर्म है, जो हमने देखा बायोटिक एबायोटिक है, तो इसको यहाँ समझाया हुआ है कि द वर्ल्ड ऑफ, जो वर्ल्ड होता है किसका, जो वर्ल्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, वो होता है बायोटिक। और जो वर्ल्ड होता है किसका, नॉन लिविंग एलिमेंट्स का, जैसे लैंड, तो ये हो जाता है हमारा एबायोटिक। तो मैंने आपको यही समझाया। बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट दो चीज़ से बना होता है ना, दो कंपोनेंट हमने देखा, दो कॉम्बिनेशन से बना होता है फिनोमिना से। एक फिनोमिना होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। अब ह्यूमन की अगर नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में एबायोटिक कंडीशन और बायोटिक कंडीशन होती है। बायोटिक मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट, एनिमल, और एबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग आते हैं, जैसे कि लैंड। और अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन क्या काम करते हैं भाई, ह्यूमन एनवायरनमेंट को कैसे करते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसा होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है, इंटरैक्ट करता है अपने आसपास के सराउंडिंग से और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है। आई होप आपको एबायोटिक और ह्यूमन इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अभी भी कह रही हूँ, वो एरिया का ये जो लिखा है मैंने, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिफरेंस है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट भी है, ये क्या है पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। ले लिया स्क्रीनशॉट, क्लिक कर लिया, बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते। और स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ क्या कर दो भाई, लाइक भी कर दो, ठीक है, ये भी आपको करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अब मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये तो हमने पढ़ लिया, एनवायरनमेंट का मतलब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम जानेंगे भाई एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इसको भी मैं अच्छे से आपको लिख के बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखेंगे हम, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये है कंपोनेंट्स ऑफ
ये हमारा रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या क्या दिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैं पहले समझाती हूँ उसके बाद लिखेंगे। यहाँ पे दिया है नेचुरल, पहला नेचुरल है, दूसरा आपको ह्यूमन मेड मिलेगा, तीसरा आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट मिलेगा। अब इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको वाटर मिलता है, एयर मिलेगा, लैंड, लिविंग थिंग्स, ये नेचुरल में आता है क्योंकि नेचर से मिली हुई है, हमने तो नहीं बनाई। ह्यूमन मेड में यानी जो ह्यूमन बनाते, ह्यूमन क्या बनाते, बिल्डिंग बनाते, पार्क्स बनाते, ब्रिजेस बनाते, ये ह्यूमन मेड है। और ह्यूमन एनवायरनमेंट जिसमें खुद ह्यूमन उनका खुद का एनवायरनमेंट रहता है, जैसे ह्यूमन खुद में एक अपना एनवायरनमेंट है, फैमिली बनाई तो वो उसका एनवायरनमेंट है आसपास के सराउंडिंग में, है ना, किसी कम्युनिटी में है तो वो उसके आसपास का एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमंस का जो एनवायरनमेंट वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो जाता है। आया समझ में? तो क्या क्या है पहला देख लेते हैं। 3 टाइप्स में, थ्री टाइप्स में, पहला है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट या ह्यूमन मेड कह लीजिए, पहले ह्यूमन मेड कर लेते हैं, थर्ड है हमारा ह्यूमन। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड हमारा ह्यूमन है। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो, पहले तो इमेज देखो, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है जैसे नेचुरल में आपको एयर दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, एयर, लैंड, ठीक है, वाटर, और ह्यूमन, इसमें जो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन बना रहे, जैसे क्या क्या लिखा है यहाँ पे, पार्क्स लिखा है, वो तो हम भी लिख सकते हैं, बट मैं इसके थ्रू बता रही हूँ जो इसमें लिखा है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। एक मिनट, बिल्डिंग को ऐसे रब कर दें, नहीं तो पूरी बिल्डिंग ऐसे दिखेगी नहीं। सेकंड पे यहाँ बिल्डिंग, यहाँ पे क्या है हमारा ह्यूमन में, जैसे हो गया ग्रुप, कम्युनिटी, थर्ड इंडिविजुअल। देखो यही चीज़ जो यहाँ पे बनी हुई ना, जो इमेज में है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म पे आपको बता दी। जैसे बायोटिक एबायोटिक बताया ना, तो टेबुलर फॉर्म पे मैंने आपको ये बता दी है। क्या है, इनको देखिए, पहला नेचुरल एनवायरनमेंट है, दूसरा ह्यूमन मेड, तीसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर हम देखें नेचुरल एनवायरनमेंट, आपको समझ में आ रहा है, एयर, लैंड, वाटर, ह्यूमन मेड यानी पार्क्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ह्यूमन यानी ग्रुप, कम्युनिटी और इंडिविजुअल। ये पूरा आप क्या कर लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट था। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप हो सकता है इमेज में ना दिखे, मैंने यहाँ लिख लिया नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर से बनी हुई चीज़ें जो नेचर ने दी, ह्यूमन मेड, ह्यूमन बना रहे, ह्यूमन पार्क्स, बिल्डिंग वगैरह, कार वगैरह बनाते, और जो ह्यूमन है, ह्यूमन खुद के जो इन्वायरमेंट है, ह्यूमन खुद का ग्रुप बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, इंडिविजुअल बनाएंगे। नेचुरल में एयर, लैंड, वाटर। आई होप आपको अच्छे से जो कंपोनेंट्स है किसके, इन्वायरमेंट के, समझ में आ गए होंगे। आ गए ना समझ में? ठीक है, चलो। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या कंप्राइज करता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको मिलेगा लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे मिलके बनाते हैं हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। बनाते कि नहीं बनाते? हमने समझा, अभी देखा कि नहीं देखा? देख लिया ना? You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some domain for more facts about these domains. मतलब हमने, आपने प्रीवियस क्लास आप 7th में यानी 6th में आपने ये पढ़े होंगे वर्ड। कौन से टर्म पढ़े होंगे? आपने हाइड्रोस्फेयर का नाम देखा होगा, लिथोस्फेयर का नाम भी सुना होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ा होगा, बायोस्फेयर के बारे में भी पढ़ा होगा। तो इसी टर्म को अब हम समझेंगे कि इनका असल मीनिंग क्या होता है। बेसिकली क्या होता है? डोमेन होते हैं एनवायरमेंट के। ठीक है, क्या होते हैं ये? डोमेन्स होते हैं एनवायरमेंट के, भाई डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं? एनवायरमेंट के डोमेन्स होते हैं। तो इनके बारे में अब हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
अब पहले अगर हम वर्ड मीनिंग जो देखें किसका, एनवायरमेंट का, तो उसका मतलब क्या होता है, वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है एनवायरमेंट, इन्वानर और इन्वार्नर, मतलब डबल एन या एन लगा लो, सिंपल। उसका मतलब ही होता है नेबरहुड। उसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। इसीलिए उसी नेबरहुड यानी जो हमारे नेबर, मतलब जो हमारे आसपास रह रहे हैं, जो हमें सराउंड करके रह रहे हैं, वो हमारे नेबर है, यानी हमारे नेबरहुड में रह रहे हैं। तो इसका मतलब इन्वार्नर, जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया, कौन सा, जिसका मतलब है इन्वार्नर, इन्वार्नर जिसका मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट का वर्ड कैसे है इसके बारे में। नाउ बात आ जाती है जो डोमेन से इन्वायरमेंट के कौन से उनके बारे में हम समझते हैं। आगे बढ़े और ये बताओ मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में बताया और इसको भी अच्छे से समझाऊंगी। क्या करो, पहले तो लाइक कर दो। लाइक करा कि नहीं करा, कर दिया ना लाइक, ये बताओ लाइक करा कि नहीं करा। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। हमारा पहला रहेगा लिथोस्फेयर, उसके बाद हमारा, चलो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको समझेंगे इकट्ठा, देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम उसको रीड करेंगे। बेटर है ऐसा कर ले, चलो ऐसे ही करते हैं। मैं नहीं चाहती कि एकदम से रीड करें, पहले आप चार्ट के फॉर्म में समझ लो जैसे मैंने बाकी तो समझाया ना, फिर हम समझेंगे। डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट के डोमेन्स, ये ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऑफ को बीच में ले आते हैं, वरना ऑफ बोलेगा, इन्वायरमेंट बोलेगा मेरे से इतने पास, डोमेन बोलेगा मेरे से इतने दूर। पहला हम देखिए, यहाँ पे एक लाइन ही खींच देते हैं। पहला हमने देखा, देखेंगे मतलब लिथोस्फेयर, दूसरा हम देखेंगे हाइड्रोस्फेयर, तीसरा हम देखेंगे एटमॉस्फेयर, फोर्थ हम देखेंगे बायोस्फेयर। आप बोलेंगे मैम इनके बीच में स्पेस क्यों छोड़ा, इनके बीच में स्पेस इसलिए छोड़ा ताकि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा पाऊं मैं आपको। लिथोस्फेयर में क्या आएगा, लिथोस्फेयर में आपको मिलेंगे लैंड फॉर्म्स, जो लैंड से रिलेटेड चीजें होगी यहां मिलेगी। हाइड्रोस्फेयर में मिलेंगे आपको वाटर बॉडीज, ठीक है। एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगी गैसेस, एयर। बायोस्फेयर नैरो जोन है, किसके बीच का, बिटवीन। ये बिटवीन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना बिटवीन किसके बिटवीन है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। बायोस्फेयर इनके बीच का नैरो जोन है। लैंड फॉर्म्स में जैसे हम क्या लिख लेंगे, लैंड फॉर्म्स में हमारा आ जाएगा हिल्स, इसको अलग कलर से करते हैं, चलो वाइट से कर लेते हैं। हिल्स आ जाएंगे, है ना, प्लेन्स आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे। हाइड्रोस्फेयर में आपके सी, ये एग्जाम्पल्स हैं ना, ओशन, रिवर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में आपकी गैसेस आ जाएंगी, एयर आ जाएगा, डस्ट रहती इसके अंदर, ठीक है, साथ में वाटर वेपर्स भी रहते हैं। और बायोस्फेयर इन तीनों का साथ में कॉम्बी का, बेसिकली कॉम्बी है, इन तीनों का कॉम्बी हो जाता है बायोस्फेयर, नैरो जोन है। देखो हमें क्या बोला है, हमें डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट ये समझने है ना, लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। पहले ये एक्सप्लेन कर लेते, चीज़ों को समझाती हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे। लिथोस्फेयर में मैंने क्या लिखा है, लिथोस्फेयर में जब मैंने लिख दिया लैंड फॉर्म्स, तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना, हिल्स हो गए, प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स, ये क्या है, लैंड में होते हैं, है ना, हवा में तो उड़ नहीं रहते हैं, वाटर के तो हो नहीं रहते। मतलब बेसिकली लिथोस्फेयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फेयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट रहता है, सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फेयर होता है सॉलिड क्रस्ट, जिसमें सॉलिड चीजें, जैसे अलग अलग लैंडफॉर्म, अलग अलग, और कैसा रहता है, इरेगुलर। मतलब ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल सरफेस प्लेन है, जैसे हिल्स हो गए, हिल्स उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होते हैं, प्लेन्स
थोड़ा सरफेस इनका प्लेन रहता है, बट माउंटेन्स भी ऊपर खाबड़ होते हैं। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो लैंड से रिलेट करती है, जो लैंड फॉर्म्स बना रही है, जो लैंड ही लैंड से रिलेटेड है, जैसे माउंटेन हो गया, है ना, हिल्स हो गए, सारे लैंड पे आ रहे हैं, प्लेन्स लैंड पे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लिथोस्फेयर। ये क्या होता है, ये अर्थ का मतलब ये सॉलिड क्रस्ट होता है, बिल्कुल हार्ड सॉलिड, पता है ना आपको, सॉलिड लिक्विड गैस हमने देखा है। लिक्विड में क्या हो जाता है, मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, लिक्विड मतलब वाटर जैसा कह लीजिए, और गैस मतलब गैस एयर, सॉलिड मतलब जो हार्ड होता है, जैसे हम आइस का एग्जांपल हम लेते थे, अगर आपने पढ़ा हो स्कूल टाइम पे सॉरी, मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा। स्कूल टाइम तो अभी आपका चल ही रहा है, सॉरी मैं अपने आप से कंफ्यूज कर गई कि स्कूल टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने बराबर वालों को पढ़ा रही हूँ। नहीं सॉरी, आप अपने स्कूल में अपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये आपका लिथोस्फेयर हो गया, लैंड फॉर्म से रिलेटेड। लैंड फॉर्म किस किस काम आता है, जैसे हमें ग्रास वगैरह के लिए, है ना, हम उस पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, घर वगैरह सेटलमेंट के लिए लैंड फॉर्म जरूरी है कि नहीं। तो हमें बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लैंड फॉर्म रहने के लिए ज़रूरी है कि नहीं। तो लिथोस्फेयर क्या है हमने जान लिया। नाउ बारी आती है हाइड्रोस्फेयर की। हाइड्रोस्फेयर में क्या रहती है, वाटर बॉडीज रहती हैं। वाटर बॉडीज क्या, वाटर बॉडी मतलब वाटर की कोई बॉडी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग चल रही। वाटर बॉडीज मतलब जैसे जहाँ पे वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी। कैसे, वहाँ पे सी रहेगा, ओशन रहेगा, रिवर रहेंगे, और क्या, और भी चीज़ें रह सकती हैं, और भी चीज़ें हैं, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ रहेगी, ये हमारी हाइड्रोस्फेयर के अंदर रहेगी। अब बताइए इसकी नीड है कि नहीं है, पानी की, रिवर हो गया, ओशन, सी की नीड है कि नहीं, ज़रूरी है ना। लेक पॉन्ड होना मतलब जिसमें पानी है, पानी हमारी वॉशिंग नीड या पीने के लिए ज़रूरी है कि नहीं, डेली लाइफ के लिए, तो इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है। नाउ तीसरा है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है, थिन लेयर होती है। एटमॉस्फेयर अगर देखें इसमें समझे तो एटमॉस्फेयर वो होती है थिन लेयर। थिन लेयर होती है जो क्या करती है, जो सराउंड करके रखती है अर्थ को। थिन लेयर दैट, इसको अभी डब कर देते फिर आगे लिखते हैं, दैट सराउंड्स ऐसी लेयर जो अर्थ को सराउंड करके रखती है। उसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था। तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे गैसेस। गैसेस में क्या क्या होते हैं, गैसेस जैसे हमारी होगी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा, और भी गैसेस है बट यहाँ स्पेस कम है तो मैं बता रही हूँ। मतलब ये क्या होती है, थिन लेयर होती है जो सराउंड करके रखती है अर्थ को। इसमें और क्या क्या होते हैं, इसमें ये भी मिलेगा, जैसे इसमें गैसेस के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और साथ में वेपर भी होते हैं। वेपर मतलब वाटर वेपर, वाटर की ड्रॉपलेट्स ये भी होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं, मतलब गैसेज हैं ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हमारे मतलब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि नहीं, सर्वाइवल के ज़रूरी है ना। तो एटमॉस्फेयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए क्या है, डोमेन है, किसका डोमेन है, ये इन्वायरमेंट का। हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट के डोमेन, यानी इन्वायरमेंट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये जस्ट मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ, बाकी पूरा हम एलैबोरेट करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है भाई, ये अर्थ को सराउंड करके रखता है, अर्थ को कवर करके रखता है। अर्थ में क्या होता है, जो सन की हीट पड़ रही है, जो रेस पड़ रही है, एकदम से डायरेक्ट पड़ेगी तो हार्मफुल हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है लोगों को, चीज़ों को, अर्थ की चीज़ों को, अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है भाई, हमारा जो एटमॉस्फेयर है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लास्ट में आ जाता है हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, अब ये तीनों चीज़ें हैं, मानो लैंड फॉर्म है, क्या आप अकेले यूज़ कर सकते हो, लैंड फॉर्म और वाटर बॉडीज़ को यूज़ करो और गैसेस को छोड़ दो तो चल जाएगा काम, नहीं चलेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप क्या करो, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस को और वाटर बॉडीज़ को यूज़ करो, लैंड ही नहीं रहने को, तो चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तीनों का होना, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो तीनों के बीच का जो जोन है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का जो बीच का जोन है, उसी को बोलते हैं हम बायोस्फेयर, जो वाटर को भी यूज़ करता है, लैंड का भी यूज़ करेगा और साथ में गैसेस का भी यूज़ करेगा, है ना। ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए रहने को। तो इन तीनों को जब मिलके बोलता है कि मैं साथ में तुम्हें यूज़ करूँगा, बिल्कुल एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबका साथ बराबर दूंगा, तो वो हो जाता है नैरो जोन में आता है। बोलता है मैं आऊँगा, छोटा जोन ही लूँगा आप तीनों के बीच में, तो मैं क्या हूँ, मैं बायोस्फेयर हूँ। आइए ये समझ में। यहाँ पे आप क्या लिख लो, यहाँ पे आप ग्रीन कलर से जैसे सबका लिखा है ना, यहाँ पे आप लिख लो गैसेज लिख लो, बाकी इसको हम अच्छे समझेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको शॉर्ट में क्या है लिख के समझाया है। क्या करो आप फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, समझ में आ गया। अब इसको इलैबोरेट करके हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। चल और क्या कर दो भाई, लाइक भी कर दो, साथ में कर दिया लाइक, बिल्कुल भूलना नहीं, अब समझेंगे अच्छे से इनको।
ओके, फर्स्ट हमारा है लिथोस्फेयर। वैसे तो ब्रीफ मैंने दे दिया था, बट इलैबोरेट करके अब यहाँ पे समझेंगे। क्या है पहला हमारा लिथोस्फेयर? क्या बताया था मैंने लिथोस्फेयर के बारे में? लिथोस्फेयर के बारे में बताया था ना, जो लैंड फॉर्म से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? लैंड फॉर्म से रिलेट करता है। करता है कि नहीं करता है? कुछ गलत तो नहीं बोल रही, सही बोल रही हूँ ना? देखो, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब जब अर्थ की जो टॉप लेयर होती कैसी होती है? हार्ड होती है। कैसी होगी? सॉलिड बोला है ना, सॉलिड मतलब हार्ड, ठोस बोलते हैं ना हिंदी में, बिल्कुल ही कड़क कठोर टाइप का, ठोस। तो सॉलिड क्रस्ट। अब सॉलिड क्रस्ट अगर लैंड फॉर्म्स की बात हो रही तो आपको खुद पता है लैंड कैसा होता है, कितना हार्ड होता है। क्या लिक्विड जैसा होता है या गैस जैसा होता है? हवा में उड़ता रहता है लैंड, या लिक्विड की तरह बहता रहता है, पानी की तरह नहीं ना, सॉलिड। तो ये ध्यान रखना कि लिथोस्फेयर के सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड टॉप लेयर जो अर्थ के ऊपर है। अर्थ की एक टॉप लेयर है वो सॉलिड क्रस्ट है, जिसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किस किस से बनी होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने चैप्टर जब हम एमसीक्यूज वगैरह कर रहे थे, एमआईक्यूज कर रहे थे आई थिंक, तो तब हमने डिस्कस किया था कि किससे बनी होती है ये? रॉक्स और मिनरल से बनी होती है, और सॉइल की थिन लेयर इसको कवर करके रखती है। सॉइल की थिन लेयर क्यों? सॉइल तो कैसी थी होती है? थिन सी। अगर हाथ में आप पे से पकड़ेंगे तो उड़ नहीं जाती, उड़ती नहीं जरा सी हवा में। तो कैसे कैसा रहता है? सॉलिड, सॉलिड सा रहता है अर्थ के ऊपर। इसका जो क्रस्ट है बिल्कुल सॉलिड रहेगा, हार्ड सा रहेगा। ठीक है, किससे बनी होती है? मेरे साथ अभी की अभी लिखो कमेंट में, रॉक एंड मिनरल। किससे बनी होती है भाई? रॉक और मिनरल से बनी होती है, याद रखना। और जो मिट्टी की एक पतली सी लेयर से, सॉइल की एक थिन लेयर से कवर्ड रहती है। किसकी बात कर रहे हैं? लिथोस्फेयर की। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys and etc. मतलब क्या है? irregular surface। irregular कैसे? हमें लैंड ऐसा भी मिल जाएगा, हमें प्लेन लैंड भी मिल जाएगा। प्लेन, मेरा तो लैंड थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये प्लेन ऐसा लैंड मिल जाएगा। कुछ थोड़े ऐसे उबड़ खाबड़ से भी लैंड मिलते हैं, है ना। अगर प्लेट्यूज की बात करें तो थोड़े से ऐसे से मिल जाएंगे, पहाड़ों की बात करें, माउंटेन्स की बात करें तो ऐसे ही मिल जाएंगे, और कुछ इस टाइप के भी मिल जाएंगे। आया समझ में? तो इरेगुलर है, एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ भी हो सकता है ना। पहाड़ जैसा, अब माउंटेन की बात करें तो माउंटेन जैसा ऊंचा हो सकता है, प्लेट्यूज तो प्लेट्यूज जैसा ऐसा हो सकता है, प्लेन्स तो हमने बता ही दिया, जो प्लेन हमें सड़कों में दिखता है ये प्लेन। तो समझ में आया? आपने अब जब जाते हैं कहीं भी वॉक करते हैं, इवन आपके एरिया में कहीं प्लेन रोड मिलेगी, कहीं थोड़ी सी उठी हुई, कहीं उबड़ खाबड़ सी, तो ये क्या है? इरेगुलर सरफेस है। एग्जैक्टली हर जगह जा रहे हो, चाहे आप पहाड़ों में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, बिल्कुल प्लेन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही ना। तो क्या हुआ? ये इरेगुलर सरफेस है, याद रखना। लैंड की बात हो रही है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि किसके बारे में बोल रहे हैं? इरेगुलर सरफेस। लैंड का एक इरेगुलर सरफेस होता है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशन फ्लोर्स। भाई लैंड किसकी बात हो रही है? कॉन्टिनेंट। अब आप सोच रहे हैं कॉन्टिनेंट का डिस्कशन कहाँ से आ गया? देखिए, कॉन्टिनेंट का इसलिए आई बात, इसलिए आई क्योंकि कॉन्टिनेंट के अंदर क्या रहता है? कॉन्टिनेंट के अंदर रहती कंट्रीज, कंट्रीज के अंदर स्टेट्स रहते हैं, और जो जगह रहती है वहाँ पे लैंड होता है, चाहे वो माउंटेन हो, प्लेन लैंड हो, प्लेट्यूज हो, हिल्स हो, जो भी हो। यही सारी चीज़ें कॉन्टिनेंट्स में प्रोवाइडेड रहती है ना, रहती है कि नहीं रहती? ऐसे ही जो लैंड ये प्रेजेंट रहते हैं, लैंड फॉर्म्स कहाँ पे? कहाँ पे? कॉन्टिनेंट्स में। तो ओशन फ्लोर्स, अब कॉन्टिनेंट के अलावा और क्या है अर्थ में? ओशन है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी वगैरह, तो सी है कि नहीं है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रही मैं, बिल्कुल है। तो ओशन फ्लोर्स पर भी ये जो है लैंड फॉर्म्स मिल जाते हैं, जैसे प्लेन, पहाड़ों जैसे, प्लेट्यूज टाइप के, मतलब जो भी इस टाइप के रहेंगे, वैलीज, ये हमें मिल जाएगी ओशन फ्लोर्स में भी। याद रखना, किसकी बात कर रहे हैं हम? लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। देखो, ये बना हुआ लिथोस्फेयर दिख रहा है, या मैंने आपको इससे कर देती हूँ, दिख रहा है लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर में आपको क्या दिख रहा है? सड़क दिख रही ना, सिंपल। सड़क कहाँ बन रही है? रोड जो है, जो रोड से जो बस जा रही है, घर बने हुए हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, तो कहाँ से बनी हुई है? लैंड पे ही बनी है, जमीन पे ही बनी हुई ना। लैंड क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपका लिथोस्फेयर है। आया समझ में? एल, एल से आप इजीली याद कर सकते हैं लिथोस्फेयर किसका, तो अब एल से एल, लैंड फॉर्म्स, ऐसे आपको याद हो जाएगा। हमने क्या देखा? लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर एक सॉलिड हार्ड क्रस्ट होता है भाई अर्थ में, अर्थ के ऊपर। ये किससे बना होता है? ये मिनरल्स और रॉक से बना होता है। किससे कवर होता है? एक पतली सी लेयर, किसकी? सॉइल की। सॉइल की लेयर ऑब्वियसली पतली होगी, कैसी? तो पतली सी मिट्टी रहती है, हवा में उड़ जाती है, जैसे कि मैंने बताया आपको।
अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स मिलेंगे, हमेशा मतलब रेगुलर ऐसा प्लेन आपको दिखेगा नहीं। आप खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि कभी बोलते ना अरे यहाँ की जो ज़मीन है ऊंची सी है, ऊबड़ खाबड़ है, हमारे यहाँ का एरिया तो कितना अच्छा है, प्लेन है, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि इरेगुलर है ना, एक जैसा होता तो फिर बात ही क्या थी। इरेगुलर है, उसमें से कैसा हो सकता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। आया समझ में? और क्या देखा हमने, और ये देखा कि ये जो लैंड फॉर्म्स है कॉन्टिनेंट, दैट मीन्स जो हम जो अर्थ मतलब कॉन्टिनेंट एज इन मतलब जहाँ लोग बस रहे हैं, मतलब जहाँ पीपल रह रहे हैं, जैसे मतलब जहाँ पे कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे लैंड है कि नहीं, लैंड है ना, तो वही मतलब है कॉन्टिनेंट्स। उसको बस बोला ऐसा कि बिल्कुल ब्रॉड टर्म में कॉन्टिनेंट, अंदर तो वही है शहर सिटी, उसके अंदर। और कहाँ मिलेगा हमें मिलेगा ओशन फ्लोर्स में भी। किसकी बात करें हम, लैंड फॉर्म्स किसके अंदर आता है, लिथोस्फेयर। क्या आपको लिथोस्फेयर अच्छे से समझ में आया? अभी तक ये जो देखा आया कि नहीं आया, फटाफट से कमेंट में बता दो। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. देखिए लिथोस्फीयर में क्या क्या मिलता है भाई, लैंड में यहाँ फॉरेस्ट लग सकता है, कभी पानी में फॉरेस्ट लगता हुआ देखा है या हवा में? नहीं ना, लैंड में फॉरेस्ट लगेगा। लैंड में घास उगेगी तो उस घास को हम ग्रेस कर सकते हैं, हम नहीं मतलब कैटल्स ग्रेस करेंगे, मतलब चरेंगे, पशु चरते हैं ना, वो गाय भैंस बकरी वो क्या खाते हैं, घास चरते हैं, बोलते खाते हैं, तो वही ग्रेजिंग होती है। ठीक है, ग्रेजिंग के लिए भाई लैंड मिल जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए हमें लैंड मिल जाएगा। और भाई हम जो रह रहे हैं, जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ आपका स्कूल होगा, घर होगा, जहाँ सबका ऑफिस होगा, कहाँ होगा, लैंड में ही होगा कि नहीं होगा ना। तो क्या प्रोवाइड करता है हमें लिथोस्फेयर? भाई बहुत सी चीजें प्रोवाइड करता है जो लिथोस्फेयर के डोमेन होते हैं। ऐसा डोमेन होता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करेगा, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करेगा, सेटलमेंट के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, और एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड प्रोवाइड करता है। और बहुत अच्छी बात यह कि मिनरल वेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया अच्छा सोर्स है। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनरल वेल्थ के सोर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी डर समस्या कुछ भी तो नहीं आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना, हमने लिथोस्फीयर के बारे में जाना। जस्ट सिंपली लिथोस्फीयर लैंड ऐसे आप याद कर सकते हैं। लैंड के जो फीचर्स होते हैं आपको याद आ जाएगा। लैंड किस काम आते हैं भाई? लैंड में आप खेती बाड़ी करते हैं, लैंड में आप रहते हैं, लैंड में घास उगती है, लैंड में फॉरेस्ट होता है। आया कि नहीं आया समझ में? लैंड कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। आई होप आपको अच्छे से लिथोस्फीयर समझ में आ गया होगा। तो क्या कर दो, लाइक कर दो। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड डोमेन में। चलिए, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, जैसे कि मैं आपको ब्रीफ में बता ही चुकी हूँ। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो भाई वाटर का डोमेन होता है, जो डोमेन होता है वाटर का, वो क्या होता है? वाटर का डोमेन होता है हाइड्रोस्फीयर। ये जो वर्ड कभी आ जाए ना डोमेन, तो घबराना मत कि कैसा वर्ड आ गया अचानक से। डोमेन, ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, मतलब ये सब क्या है? डोमेन ही है। स्पेशली बायोस्फीयर तो चलो नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका बीच का नैरो जोन है, बट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये डोमेन है ना। ये कंफ्यूज मत होना, जैसे डोमेन की बात है आप याद कर लें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। द डोमेन ऑफ वाटर, वाटर का डोमेन क्या है भाई? हाइड्रोस्फीयर। मैम पहले बता चुकी है, आपको अच्छे से पता है। ये देखिए, ये रहा आपका हाइड्रोस्फीयर, दिख रहा है? ये देखिए, ये वाटर ही वाटर है। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. जैसे लैंड कवर कर रहा था माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ऐसे ही वाटर क्या कवर करेगा? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या क्या आता है? कॉमन सेंस भी हम यूज करेंगे तो हमें पता है ना वाटर बॉडीज क्या क्या हो जाएगी। मतलब जहाँ वाटर मिलता है, हमें रिवर में मिलेगा, हमें ओशन, हमें सी, पॉन्ड्स, लेक्स, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? किस किस से कौन से सोर्स मिलते हैं वाटर के? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज में रिवर्स हो जाते हैं, लेक, सी और ओशन। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ये बड़ा ही एसेंशियल होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, बिना पानी पिए पेड़ कैसे जिएंगे? पेड़ों को पानी देते हैं, जब हम खेती बाड़ी होती है, आप देखते हैं इरीगेशन होती है, सिंचाई होती है, हम पानी पीते हैं। जो जानवर है, जो एनिमल्स है, वो पानी पीते हैं कि नहीं पीते? बर्ड्स पानी पीते हैं ना। तो क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है वाटर, दैट यू नो वेरी वेल। ओके, बढ़े आगे। चल, क्या है भाई? डोमेन है वाटर का हाइड्रोस्फीयर। वाटर बॉडीज मिलेगी, वाटर की बात है तो वाटर बॉडी, सी, लेक, रिवर, ये सब हमें मिलेगा और बड़ा ही एसेंशियल होता है। इसमें कुछ नया नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। समर्स में तो इसकी वैल्यू क्या ही बोले। आगे बढ़ते हैं।
एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. हम अर्थ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है ना, तो अर्थ के आसपास ऐसे एक पतली सी ऐसे लेयर बनी रहेगी. वो किसकी रहेगी? जो अर्थ को बिल्कुल कवर करके रखती है, अर्थ को सराउंड करके रखती है, वो होती है हमारी एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर अर्थ को सराउंड करके रखती है, और जो भी कुछ सन की रेज हैं, जैसे सन की हार्मफुल मतलब कुछ भी स्कॉचिंग हीट और हार्मफुल रेज आ रही है ना, तो उससे हमको बचाती है, कवर करके रखती है. और अच्छी बात है कि अर्थ भी बोलते हैं भाई तुम मुझसे दूर मत जा, तू मुझे बचा के रख, है ना. पकड़ के रखता है अर्थ. कैसे पकड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ क्या करता है? एटमॉस्फेयर को अपने आसपास पकड़ के रखता है, ताकि एटमॉस्फेयर से अर्थ बचा रहे. देखिए कितना मतलब चालाक है हमारा अर्थ, बट वो हमारे लिए जरूरी है ना. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. मतलब ये क्या है? थिन लेयर है एयर की. एटमॉस्फेयर में क्या आ रहा है? एयर. थिन लेयर है किसकी? एयर की. देखो आपको लिथोस्फेयर का लैंड, एटमॉस्फेयर का ए से एयर आपको इजी समझ में आ रहा होगा. हाइड्रो का मतलब पता ही है, वाटर होता है, तो हाइड्रोस्फेयर का वाटर से ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर होती है जो अर्थ को सराउंड करके रखती है. जी हमने देख लिया. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. ये मैं बता अब भी जस्ट बताया मैंने. क्या बताया मैंने आपको? कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करके रखती है? अर्थ को होल्ड करके रखती है. मतलब सॉरी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है अर्थ के आसपास. अभी जो है एयर का काम क्या होता है? इधर उधर उड़ती है ना. हवा क्या होती है? इधर उधर उड़ती है. क्या हम रोक के रख सकते हैं? पकड़ के रख सकते? नहीं, उसकी मर्जी, वो जहाँ चाहे जाए, वो आज़ाद है. बट जो एटमॉस्फेयर की एयर है, जो थिन लेयर है ना, वो कहीं नहीं जा पाती, क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उसको पकड़ के रखता है, अपने आसपास बना के रखता है. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. ये किससे बचाती है हमें? भाई जो एटमॉस्फेयर की लेयर है हमें बड़ी हार्मफुल, जो भाई हमारे लिए बेकार रेज हो सकती है ना, उससे बचाती है. और जो तेज हीट होती है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी हीट डायरेक्टली ऐसे आएगी, तो उससे भी बचाती है सन की. किसको बचाती है? अर्थ को. कौन बचा रहा है? एटमॉस्फेयर. आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? It consists of a number of gases, dust and water vapor. ये किस किस से कंसिस्ट होती है? किस किस से बनी होती है? देखिए एटमॉस्फेयर में आप एयर सोचेंगे, एयर तो ठीक है, इसमें गैसेस भी होगी, इसमें डस्ट भी होगी, हम बोलते हैं ना हवा में धूल मिट्टी के पार्टिकल्स है, और इसमें वाटर वेपर भी होंगे. आया समझ में? अब किसके बारे में पढ़ा हमने? एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा. क्या होती है? थिन लेयर होती है एयर की, हवा की, जो अर्थ के आसपास रहती है. बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है. अर्थ अपने पास इसको क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है. भाई काहे? क्यों होल्ड करके रखता है? अर्थ इसलिए होल्ड करके रखता है क्योंकि जो सन की क्या है? स्कॉचिंग हीट है और हार्मफुल रेज है, उससे हमें बचाता है. चलो हमने जाना. और ये बनी किस किन चीज़ों से होती है? ये बनी होती है एयर, मतलब एयर तो हम बोल ही रहे, गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर. किसकी बात करें? ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर की. ये देखिए हवा, पूरा यहाँ हवा होगी, गैसेस होगी, ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर है. आया समझ में? आगे बढ़ जाएं आगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के. चल, द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. अगर एटमॉस्फेयर में बदलाव होगा, अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर चेंजेस होंगे एटमॉस्फेयर में तो भाई बदलाव होंगे वेदर और क्लाइमेट में भी. ये याद रखना, जहां एटमॉस्फेयर बदला तो हमारा जो क्लाइमेट है, मतलब हमारी जो जलवायु है, जो हमारे आसपास का वेदर है, ये भी बदलेगा, मौसम भी चेंज होगा. आया समझ में? वेदर मतलब मौसम, क्लाइमेट हम जलवायु बोलते हैं. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. अब एक नया टर्म क्या आया है? किसके बारे में बात करें? बायोस्फीयर. यहाँ पे आया है कौन सा टर्म आया है? बायोस्फीयर. ये जो टर्म है, अगर यहाँ से हम देखें, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है भाई बायोस्फीयर के बारे में. इसका क्या रोल है? देखियो, प्लांट और एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. मतलब जब प्लांट और क्या एनिमल किंगडम मिलके क्या बनाते हैं? प्लांट और एनिमल किंगडम जब बनाते हैं मिलके साथ में एक अपना खुद का वर्ल्ड, तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. कैसे? इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. आप बताइए, अगर आपके आसपास एयर है, गैसेस है, आपके आसपास पानी है, आपके आसपास लैंड है, बट उनको अलग अलग कोई यूज कराए, क्या मतलब? तो इनको साथ में यूज करने वाला, ताकि वो लाइफ चले, लाइफ को सपोर्टिंग सिस्टम हो, तो वो बायोस्फीयर होता है. समझ में? देखिए इनके बीच का नैरो जोन दिखा रहा है, एक जोन बन रहा है, तीनों को यूज कर रहा है. एटमॉस्फेयर की भी चीजें आ रही है इसमें, हाइड्रोस्फेयर भी ले रहा है और लिथोस्फेयर को भी अपने अंदर कंप्राइज कर रहा है कि नहीं कर रहा? दिख रहा है, देखो ये जो सर्कल है किसका है? बायोस्फीयर का सर्कल है.
बायोस्फीयर का सर्कल है कि नहीं सर्कल? देखो मैं बता देती हूँ। अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं हम, पहला है हमारा लिथोस्फीयर, है कि नहीं? पहला हमने देखा, मतलब दूसरा हमने क्या देखा, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं। दूसरा हमने देखा हाइड्रोस्फीयर। तीसरा हमने देखा लिथोस्फीयर में क्या था, हमने देखा था लैंड फॉर्म, मतलब लैंड, बेसिकली लैंड समझ लीजिए, लैंड, ये मैंने लिख दिया ताकि समझ में जाए। हाइड्रोस्फीयर में क्या था, वाटर, वाटर बॉडीज, वाटर। एटमॉस्फेयर में हमने देखा था एयर, एयर है, गैसेस है। अब आप मुझे बताइए, ये सब तो हम बीच का नैरो जोन तो अभी बनाएंगे, हमने देखा रहने के लिए लैंड जरूरी है कि नहीं, एग्रीकल्चर के लैंड जरूरी है, लिथोस्फीयर की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, वाटर बॉडीज, अगर पानी नहीं होगा कैसे काम चलेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था एसेंशियल है। देन थर्ड हमने देखा था एयर गैसेस, क्या हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी गैसेस है उनकी यूज नहीं पड़ता, हवा की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरी है ना। और गर्मियों में तो हवा के लिए कितना क्या यूज है, और जब हम बोलते हैं ना कपड़े सुखाने, तो हवा आनी चल रही है या बाहर घूमने जाना है, बढ़िया हवा चले, मजा आता है, बढ़िया पवन पवन चले, आता है कि नहीं आता मजा, और यूजफुल है कि नहीं, तो तीनों अपने में यूजफुल है। अब ये तीनों जब इतने यूजफुल है तो इनको साथ में यूज करना पड़ेगा ना। क्या अकेले आप सिर्फ लैंड का यूज करो और इन दोनों को इग्नोर कर दो तो चल जाएगा? सिर्फ लैंड में रहने का काम आ रहा है, बाकी पीने को पानी नहीं है, एयर नहीं है, अगर गैसेस नहीं है, चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। ऐसे ही सिर्फ आप वाटर यूज करो, बाकी इन दोनों को छोड़ दो कि सिर्फ आप पानी पी रहे हो, बाकी ना आपके पास गैसेस अवेलेबल है ना लैंड है, कैसे चलेगा काम? जी नहीं पाओगे। ऐसे ही सिर्फ गैसेस लेके क्या काम चलेगा, कि सिर्फ ऑक्सीजन जीने को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह चल रहा है, और भी गैसेस है, बट भले ही रहने को घर हो ना हो और पीने को पानी ना हो। तीनों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो यही वो कह रहे हैं कि इन तीनों की जब इतनी इंपॉर्टेंस है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डोमेन है एनवायरनमेंट के, तो इनको साथ में यूज करना पड़ेगा। वाटर भी साथ में चाहिए, रहने को घर भी चाहिए, मतलब लैंड भी चाहिए जहाँ पे हम घर वर बना सके और भी चीजें कर सके, पानी भी बराबर चाहिए, ठीक है, इरीगेशन, एग्रीकल्चर या पानी पीने के लिए, वॉशिंग वगैरह चीजों के लिए, और हमें गैसेस भी चाहिए जीने के लिए, इवन प्लांट्स को भी और एनिमल को भी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हम प्लांट एंड एनिमल की मेन बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट और एनिमल को चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, उनको रहने के लिए लैंड भी चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए, उनको एयर गैसेस भी चाहिए। अब आप ये बताइए, अगर ये सब नहीं होगा तो क्या वो जी पाएंगे? इनमें से अगर एक भी कम होगा क्या जी पाएंगे? इसीलिए वो क्या करेंगे, तीनों को बीच में यूज करेंगे, मतलब तीनों का यूज होगा बराबर, इनका बराबर यूज होगा, तीनों का इकट्ठा यूज होगा। इसी को बोलते हैं नैरो जोन। छोटा सा एक जोन बन रहा है नैरो जोन। क्या है वो नैरो जोन? वो नैरो जोन का नाम है क्या नाम है वो नैरो जोन का? भाई वो नैरो जोन का नाम है बायोस्फीयर। ये जो है नैरो जोन, यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर मतलब ये कहने कि जब एनिमल प्लांट किंगडम क्या करेंगे, ये जो अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए वाटर, मतलब वाटर, लैंड और एयर का, गैसेस का साथ में मिलके यूज करेंगे, तीनों का मिक्स रहेगा, तब जाके इनकी लाइफ चल पाएगी। तीनों चाहिए ना, मैंने बताया, बिना किसी भी एक के या बिना किसी भी एक को हटाए या सिर्फ एक को यूज करे काम नहीं चलेगा भैया, तीनों को चाहिए हमें। तो तीनों को बीच में यूज करने वाले कौन हो जाते हैं? बायोस्फीयर, जिसमें कौन आ जाएंगे? इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड एंड एयर इंटरैक्ट। क्या है? इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, पहला हमने लैंड का लिथोस्फीयर का यूज किया, दूसरा वाटर की भी जरूरत है, तीसरा एयर, जब क्या करती, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, तो वही क्या हो जाता है? हमारा बायोस्फीयर। क्योंकि बिना इनके क्या लाइफ सपोर्ट, मतलब ये लाइफ सपोर्ट करे ही नहीं करी। हमने बोला वाटर एसेंशियल है रहने को, लैंड भी बहुत एसेंशियल है भाई जीने को, साथ में हमें क्या एसेंशियल है भाई, गैसेस भी एसेंशियल है। तो एक किसी भी एक चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों के बीच में जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये लोग यूज़ कर रहे हैं, अपना जोन बना के प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़िंदगी चले, तो यही क्या होता है? नैरो जोन मतलब बायोस्फीयर होता है। इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे लिथोस्फीयर का भी बराबर यूज़ हो रहा है ना, वाटर का भी यूज़ चल रहा है और साथ में एटमॉस्फेयर का भी यूज़ चल रहा है, तो वो हो जाता है हमारा बायोस्फीयर, जो बीच का जोन है।
ठीक है, अब आया समझ में, कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो नहीं? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देख लीजिए इस तरीके से। उसमें इमेज में क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे मैंने बना दिया और लिख भी दिया है कि भाई नैरो जोन यहाँ पे बायोस्फीयर इसको बोलते हैं, लिथोस्फीयर लैंड फॉर्म्स लैंड, एटमॉस्फेयर एयर गैसेस और हाइड्रोस्फीयर वाटर वाटर बॉडीज। आए अच्छे से समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार और रिपीट कर दूं, देखो जब लिथोस्फीयर यानी लैंड फॉर्म्स, एटमॉस्फेयर यानी एयर और गैसेस और वाटर बॉडीज यानी हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को अकेले हम यूज नहीं कर सकते या सिर्फ दो को यूज करें और एक को इग्नोर करें, नहीं, तीनों को साथ में यूज करना बहुत जरूरी है। और तीनों को साथ में यूज करने का काम करता है बायोस्फीयर, जो बीच का एक नैरो जोन होता है। वो कहता है कि भाई मुझे छोटी सी जगह दे दो, बट मैं तुम तीनों का यूज करूंगा, तो तुम्हारे बीच में मुझे एक छोटा सा जोन दे दो। आया समझ में? आ गया ना? कोई कंफ्यूजन दिक्कत परेशानी तो नहीं? और क्यों ऐसा करता है? क्योंकि लाइफ सपोर्ट के लिए, जिंदगी जीने के लिए इन तीनों का साथ में मिलकर यूज होना बहुत जरूरी है। हमने देखा ना, सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सपोर्ट लाइफ। अब बढ़े आगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ले लिया, देख लिया अच्छे से। क्या कर दो आप? लाइक कर दो फटाफट से। क्या करो भाई? बिना रुके लाइक कर दीजिए। चलिए, व्हाट इज इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" भाई जब क्या हो रहा था? NCC कैंप आपने सुना है, लगते हैं NCC कैंप हो रहा था, तो रवि की क्लास मतलब जा रही थी, तो भाई जेसी था उनका दोस्त जो होंगे, उन्होंने बोला व्हाट अ हैवी डाउनपोर। क्या बोला? व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब ऐसा होता है ना, पोर हम पानी डालना और अच्छे जोर से ऐसे गिर रहा है, झरने टाइप का ऐसे बोलते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। उसने बोला जैसी ने कि भाई ये मुझे ना मेरे जो होम है, जो मेरा घर है, कहाँ? केरला में, मुझे उसकी याद दिला रहा है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. वो कह रहे हैं कि देखो, वो कह रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया है कि कैसे, जैसे मेरे यहाँ पे तुम आओगे ना, मेरे यहाँ पे आप लोग आओगे, तो भाई वहाँ पे क्या होगा? अच्छी लश ग्रीन फील्ड है, अच्छी मतलब बढ़िया सी घास वाला एरिया है, लश बढ़िया सा। तो क्या है वहाँ पे? ग्रीन फील्ड्स है, कोकोनट क्या है? प्लांटेशन है, तो उस पर ऐसे ऐसे पोर होता है, पोर एंड पोर एंड पोर ऐसे गिरता रहता है। अब इकोसिस्टम का मतलब समझते कि भाई इकोसिस्टम क्या है? It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. अब आप बोलोगे मैम ये इतनी बड़ी 3-4 लाइन, कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ ना, मैं थोड़ी भाग रही हूँ, मैं तो समझा ही रही हूँ आपको। ये क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्या क्या होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म? मुझे कमेंट में बताओ, फटाफट से कमेंट में बताओ क्या क्या होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप बताओ जो जीते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, है ना, बर्ड्स भी रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बेसिकली प्लांट एनिमल का हम एग्जांपल लेके ज़्यादा समझते हैं, तो ये क्या है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सिस्टम है। कौन फॉर्म करता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक सिस्टम फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, भाई तू मेरी हेल्प कर दे। कभी प्लांट बोलेगा एनिमल को भाई तू मेरी हेल्प कर दे, कभी एनिमल बोलेंगे प्लांट को भाई तू मेरी हेल्प कर दे। दोनों बड़े प्यार से रहते हैं, मित्रता के साथ। तो वो अपना क्या इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट इन विच दे लिव। उनका जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर है, उनके जो एनवायरमेंट का, उसमें जो जीते हैं, ठीक है, मिलते हैं और जीते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, जिसमें जीते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और ये सब क्या है? ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर करते हैं अपनी एनर्जी और अपना मटेरियल। बेसिकली कह रहे हैं, इसको जस्ट ऐसे समझा जाए, इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, इंटर रिलेट भी करते हैं, डिपेंड भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी, जो भी केमिकल फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स है, इन चीज़ों से कहूँ के जीते हैं और ट्रांसफर करते हैं अपनी एनर्जी। देखिए कैसे होगा। अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स को क्या चाहिए होगा? अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, कैसे एनर्जी? आप बोलोगे एनिमल और प्लांट्स का क्या रिलेशन? देखिए क्या होगा। एनिमल्स हैं, लाइक कैटल्स। अगर हम कैटल्स या और भी जो एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? घास खाते हैं। भाई जो एनिमल्स हैं
लाइक कैटल्स, मैंने और भी कैटल्स या और भी आ जाएंगे इसमें, हिरण हो जाएगा है ना, आपका डियर हो जाएगा, ऐसे एनिमल्स जो घास वगैरह खा रहे हैं, पेड़ों को खा रहे हैं ना, जो पेड़ों को खा के काम चल रहा है, आप ये समझिए है ना, जैसे ईट्स ग्रास और लीव्स। अब आप ये बताइए, घास और लीव्स खा रहे हैं, अब जब घास और लीफ खा रहे हैं तो क्या एनिमल प्लांट पे मतलब हाँ प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्लांट या ट्रीज पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जब एनिमल क्या कर रहे हैं, जैसे कैटल्स या और भी एनिमल्स, मैंने तो जस्ट लिख लिया कैटल से, आप समझ जाओ गाय भैंस भेड़ बकरी, और भी जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे ये जो घास वगैरह खाते हैं, जैसे हमारा हिरण ही हो गया, क्या करते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं, ये प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। इसने बोला भाई मैंने तेरी हेल्प ले ली। अब आप सोचेंगे कि चलो एनिमल तो ठीक है डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स में, बट ये जो प्लांट्स है ये कैसे एनिमल में डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स तो उठ के एनिमल को नहीं खा सकते। देखिए क्या होता है, जब एनिमल का जैसे वेस्ट होता है, वेस्ट जैसे डंग हो गया, काऊ डंग सुना है आपने, डंग क्या होता है, गोबर हो गया, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, गोबर हो गया है ना, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी का गोबर हो गया, तो ये क्या काम करता है, किसका काम करता है, मैन्योर की तरह काम करता है। मैन्योर की तरह काम करता है, मतलब खाद वगैरह जैसे काम करता है। आपने देखा है कि जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे हमने पेड़ लगाया है ना, गमले लगा रहे हैं तो खाद लेकर आते तो पेड़ अच्छे से उगेंगे। सुना है आपने वर्ड खाद, वर्ड सुना होगा, क्या वर्ड सुना है, खाद सुना है। कौन सा वर्ड बोल रही हूँ मैं हिंदी में लिख देती हूँ, खाद, ये खा है, कंफ्यूज मत होना, दा है, खाद वर्ड आपने सुना है। तो क्या होता है खाद वर्ड, जब उसमें क्या होता है काऊ डंग वगैरह रहते हैं, और क्या रहते हैं जो भी वेस्ट चीजें रहती है जो नेचुरल मैन्योर की तरह काम करती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स में खाद डलेगी, ये जो गोबर वगैरह डलेगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे है ना, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसका भी हो, या प्लांट एक अच्छा प्लांट हो वैसा तो अच्छे से ग्रो करेगा, ग्रीन होगा, लश बहुत बढ़िया सा प्लांट उगेगा। तो क्या होता है, अब ये एनिमल की हेल्प ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, अब समझ में आया कैसे डिपेंड कर रहे हैं। तो यही क्या बता रहा है, यही बता रहा है इनका इकोसिस्टम, क्या बता रहा है ये, यही चीज इनकी इकोसिस्टम बता रही है। मतलब कैसे बोल रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, अच्छे से रहते हैं बड़े प्यार से और अपनी लाइफ चलाते हैं। तो एक दूसरे के साथ क्या बोला इन्होंने, अपनी एनर्जी और मटेरियल, मटेरियल मतलब चीजें, थिंग्स ट्रांसफर करते हैं। मैंने बताया जैसे अगर प्लांट्स या लीव्स या ग्रास को एनिमल खा रहे हैं, उनका पेट भर रहा है, सेम विद द एनिमल्स, सेम विद द ट्रीज, सॉरी ट्रीज क्या करेंगे, जो भाई जैसे एनिमल का वेस्ट है, काऊ डंग या डंग वगैरह, तो क्या होगा, खाद के टाइम रूप में मैन्योर के तरह यूज होगा, किसके लिए, प्लांट्स की। अब जो एनिमल के डंग है वो किसकी हेल्प करे, भाई प्लांट्स की हेल्प करे, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। फिर वही प्लांट्स जब उगेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये जानवर खा लेंगे, फिर उनका डंग होगा तो फिर खाद के तौर पे, मैन्योर के तौर पे किसके लिए काम आएगा, प्लांट्स के लिए काम आएगा। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब समझ में आया, तो यही डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी, एक अच्छी दोस्ती यारी, ये क्या बता रही है, ये बना रही है इनका इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि अपनी एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई किसी को वो नहीं कर रहा है, ईगो प्रॉब्लम नहीं कि मैं नहीं दूंगा तुम नहीं दे रहे, तो नहीं, बराबर दोनों शेयर कर रहे हैं। अब आया समझ में क्या है इकोसिस्टम। लाइक करा आपने कि नहीं करा, अभी तक कर दिया ना, आगे बढ़ते हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स। अब हीरा है जो कहाँ से, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है भाई, ये जो जैसलमेर सिटी है ये कहाँ मिलेगी, क्या ये कश्मीर में है, क्या कहाँ है ये जैसलमेर, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में कैसा एरिया होता है भाई, रेगिस्तान, बारिश वारिश की कमी रहती है, सूखा सूखा सा रहता है, बिल्कुल एरिड टाइप का रीजन। तो क्या है, वी गेट नो रेन्स। अब भाई हीरा कह रहे हैं कि जैसलमेर में ना हमें क्या नहीं मिलता, हमें भाई बारिश नहीं होती, क्या नहीं होती, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बस कीकर और सैंड, रेत ही रेत देखने को मिलती है, कीकर देखने को मिलता है। एज फार एज द आईज कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। वो कह रहे हैं जहां तक भी हमारी आंखें देखती ना, बस हमें ये सैंड, रेगिस्तान, रेत ही रेत दिखती है। बट उनकी जो फ्रेंड ने कहा, किसने, रवि ने कहा, बट तुम्हें वहां तो कैमल्स भी मिलते हैं। अब कैमल्स हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, हम बोलते हैं ना, हम कैमल्स को एक तरीके का कुछ बोलते हैं स्पेशल, क्या बोलते हैं कैमल को, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको रेगिस्तान का घोड़ा, अगर याद हो, क्योंकि रेगिस्तान के लिए यानी उसके जहाँ अपन डेजर्ट है, उस डेजर्ट एरिया के लिए भाई कैमल्स बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है, उसी में लोग बैठ के सवारी करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। क्या है, कैमल्स को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का घोड़ा, याद आया। तो भाई क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ तो बारिश होती है और जहाँ देखो दूर तक बस रेगिस्तान रेगिस्तान ही दिखता है। बट फ्रेंड ने कहा, रवि ने कहा, बट तुम्हारे यहाँ तो कैमल्स भी रहते हैं, ये ध्यान रखना। उसने कहा, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, सिर्फ कैमल्स ही नहीं, सिर्फ ऊंट ही नहीं, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर तुम हमारे एरिया में आओगे, हमारे रेगिस्तानों में आओगे ना एरिया में, वहाँ आपको स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड मिलेगी और बहुत से इंसेक्ट्स भी वहाँ आपको मिलेंगे।
Ravi wondered why do the animals, the vegetations and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? रवि कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारे एरिया में जैसे ऊंट है तो हमारे एरिया में नहीं है, तुम्हारे एरिया में ऐसे स्नेक्स इंसेक्ट्स वगैरह मिलेंगे तो हमारे यहाँ इस टाइप के नहीं मिलेंगे, या हमारे यहाँ कोई ट्री है या स्पेशल कुछ है अलग तो तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा. प्लेस टू प्लेस चीज़ें डिफर क्यों करती है? अब होता है ना, क्वेश्चन आता है, आप खुद भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है. कैमल्स अगर यहाँ है तो साउथ में क्यों नहीं है, नॉर्थ में क्यों नहीं, सिर्फ कैमल्स राजस्थान या ऐसे एरिया में क्यों है. ठीक है, तो वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मतलब प्लेस टू प्लेस लोगों का पहनावा, लोगों का खान पान, ये सब क्यों चेंज होता है. आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं. ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई. टीचर ने कहा हाँ, काफी हद तक ये एक दूसरे से क्या करते हैं भाई, रिलेट करते हैं. आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया. आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते. ये मतलब इनका डिस्कशन चल रहा है, ये चीज़ें इन्होंने समझी तो ये कह रहे कि हम कहीं ये चीज़ होती, कहीं ये जानवर मिलते हैं, है ना, पाए जाते हैं, कहीं ये वेजिटेशन पाई जाती है, तो दूसरी जगह में ऐसा क्यों नहीं है. हर जगह अपना अपना अलग वैरायटी क्यों है. क्या ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से कि अगर वो अलग है वो अलग है. तो टीचर ने कहा हाँ, काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट करते हैं. All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. भाई जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और इवन ह्यूमन बींग्स भी, हम भी, हमारे जो बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग है, जो बिल्कुल हमारे पास में जो सराउंडिंग है उस पर क्या करते हैं हम, उस पर डिपेंड करते हैं. इमीडिएट सराउंडिंग मेरे पास जैसे मेरी स्क्रीन है ना, या मेरे पास ये क्या है, ये मेरा पेन है, तो मैं इसमें डिपेंड कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. आपके पास फोन होगा, आप मुझे देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं चैप्टर को, तो क्या है, फोन पे आप डिपेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे. और फोन, पेन, ये सब क्या है, ये हमारा एनवायरनमेंट है. मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, सारी आसपास की चीजें. टीचर ने रवि को क्या कहा था कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो हमारा एनवायरनमेंट है. हाँ, बस फर्क ये है कि कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट है, मतलब नेचर से मिला है, कुछ ह्यूमन मेड है. तो जैसे स्क्रीन, ये सब, ये ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस ने बनाए. बट हमारे एनवायरनमेंट है, हम इस पर निर्भर कर रहे हैं. इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. आया समझ में. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और ये खुद भी, अगर हम एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन की बात करें तो अपने सराउंडिंग पे तो डिपेंड करते हैं, बट आपस में भी डिपेंड कर लेते हैं. आपस में भी क्या कर लेते हैं, आपस में भी डिपेंड कर लेते हैं. जैसे जो ह्यूमंस है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं नहीं करते, बिल्कुल करते हैं. कैसे करेंगे भाई, वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, डिपेंड करते हैं, है ना. एनिमल्स का ही हमने देखा कि एनिमल्स भी प्लांट्स को खाते हैं, डिपेंड करते हैं. फिर हमने देखा प्लांट्स भी एनिमल पे डिपेंड करते हैं. कैसे करते हैं भाई, उनका जो डंग है, गोबर वगैरह है, खाद के लिए काम आता है. तो प्लांट्स की जिंदगी यानी प्लांट्स को ग्रो करने में काम आता है कि नहीं आता है. आया ना समझ में. क्या कर रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि भाई वैसे तो हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, क्या कर रहे हैं, ये अपने इमीडिएट सराउंडिंग में डिपेंड करते हैं. बट ज़्यादातर ये आसपास एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं. मतलब एनिमल पे ह्यूमन डिपेंड होगा, एनिमल ह्यूमन पे डिपेंड होंगे, या ह्यूमन प्लांट्स पे डिपेंड होंगे. ऐसे इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं. This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings फॉर्म एन इकोसिस्टम. यही जो रिलेशन है ना इनका, कि अपने आसपास से भाई अच्छे से रहना, उन पे डिपेंड होना है, या आपस में भी जो डिपेंड होके चल रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करें, दोस्ती निभा रहे, तो इसी को बोलते हैं, यही बनाता है इकोसिस्टम. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. मतलब जो हम अपने सराउंडिंग में डिपेंड कर रही हूँ, जैसे मैं पेन, स्क्रीन पे डिपेंड कर रही हूँ, या मैं किसी एनिमल या प्लांट पे डिपेंड कर रही हूँ, इंटरडिपेंडेंट भी हो रहे हैं. तो एक क्या फॉर्म कर रहा है, यही फॉर्म कर रहा है हमारा इकोसिस्टम. जैसे ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, पॉन्ड है, उसका इकोसिस्टम है, उसमें ट्रीज भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ये एनिमल्स देखो घास खा रहे हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में. तो क्या है, इकोसिस्टम बन रहा है, एक दूसरे पे सब या अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड कर रहे हैं. वाटर है, वाटर जो है इनका जो सराउंडिंग है, तो भाई पानी में तैर रहे हैं. ठीक है, ये जो एनिमल्स है ग्रास खा रहे हैं, ग्रास पे डिपेंडेंट है, तो भाई क्या कर रहे हैं, ग्रास पे डिपेंडेंट है, तो क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम है, डिपेंड कर रहे हैं. ऐसे ही ग्रास पानी के पास उग रही, पानी की हेल्प से घास उगती है ना, पानी चाहिए रहता है, तो पानी पे ग्रास डिपेंड करी. तो ये क्या है, ये सब इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अपने इमीडिएट सराउंडिंग और आपस में भी ये लोग डिपेंड कर रहे हैं. दिख रहा है ना, एनिमल घास खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एनिमल किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपस में प्लांट के साथ. आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, अच्छे से आगे ना समझ में. लाइक कर दो फटाफट से, क्योंकि इकोसिस्टम एक इंपॉर्टेंट टर्म है. आगे बढ़ जाए, चल आगे बढ़ते हैं. There could be an ecosystem of large rainforest. अब इकोसिस्टम किन किन चीजों का हो सकता है ये भी ध्यान रखना. इकोसिस्टम हो सकता है भाई
फॉरेस्ट का भी हो सकता है, ग्रासलैंड्स का भी हो सकता है, डेजर्ट का भी हो सकता है, माउंटेन्स का, लेक, रिवर, ओशन एंड छोटे से इवन पॉन्ड का भी इकोसिस्टम हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? अब आप मुझे बताओ, जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं वो क्या इकोसिस्टम है? ये आप मुझे आंसर में बताओगे, ये आप मुझे आंसर में बताओगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम किन किन चीजों का हो सकता है? रेन फॉरेस्ट का होता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, डेजर्ट का होगा, माउंटेन्स का होगा, लेक्स, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड का भी। आगे बढ़ जाए, चल आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब बारी आती है हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने क्या समझा? नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने डोमेन समझे एनवायरनमेंट के, लिथोस्फेयर के बारे में जाना, भाई जो लैंड हमें नेचर से मिलता है, जो हाइड्रोस्फेयर वाटर हमें नेचर से मिलता है, एटमॉस्फेयर जो एयर गैसेस हमें नेचर से मिलती है, बायोस्फेयर जो इन तीनों को मिलकर यूज करता है, ये समझा। बायोटिक, ये बायोटिक हमने समझ लिया था, ठीक है। और हमने क्या समझा? इकोसिस्टम के बारे में कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है? जब सारे लिविंग बींग्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, अपनी एनर्जी मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है? इकोसिस्टम। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट अपना नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया। नाउ बारी आती ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन यानी हम, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको समझते हैं। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Human क्या करते हैं भाई? अपने environment से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं आसपास के, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर ह्यूमन बीइंग मिलेंगे, किससे मिलेंगे? ह्यूमन बीइंग ट्री, मतलब कोई इंसान है जिसे क्या बनाना है? चेयर बनानी, लकड़ी को यूज करना है, पेपर्स बनाने है ना, लकड़ी का यूज करना है, मैच बॉक्स, मैच स्टिक बनानी है। क्या हो रहा है ये? अब क्या करेगा? वो लकड़ी काटेगा, लकड़ी का यूज करेगा, जो कि गैर कानूनी गलत ही है, ठीक है। पेड़ों की कटाई गलत है। अब पेड़ों को काटेगा, ठीक है भाई, पेड़ों को काट रहा है। नेचर से हमें, अपने एनवायरनमेंट से पेड़ मिल रहा है और ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर रहा है। क्यों मॉडिफाई करेगा? मॉडिफाई करके उसकी टेबल, चेयर या वुडन आइटम्स ये सब बनाएगा। तो क्या कर रहा है ह्यूमन? अपनी नीड के अकॉर्डिंग है भाई, चेयर भी चाहिए पड़ती है, लोग खरीदते हैं, वुडन टेबल भी चाहिए पड़ती है, लोगों को वुडन आइटम्स की चीज़ें चाहिए पड़ती है, डोर होते हैं वुड के। तो क्या कर रहे हैं? अपनी नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। करा कि नहीं करा? लकड़ी को लाके तो नहीं रख दिया कि लकड़ी ले आया हूँ और उसको बस या लकड़ी पे ही चलो, लकड़ी के पास चलो, पेड़ों के पास चलो, वहीं बैठ के खाओ। नहीं, पेड़ों को काट के शेप देना, टेबल फॉर्म में, चेयर फॉर्म में, क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पुराने जमाने के लोग थे, जिन्होंने अर्ली, कौन, किन की बात हो रही है? जो पुराने, जो आपने 6th में पढ़े होंगे, हंटर एंड गैदरर्स, जो बिल्कुल शुरुआत हुई थी, जिन्हें ना फायर का पता था, जो आसपास मिला भाई शिकार करके पकड़ के खा लिया, कच्चा मांस ही खा लिया, है ना, जो भी रूट्स वगैरह पेड़ है ऐसे ही खा लिए, पकाना वकाना जानते नहीं थे। जो भी उनके आसपास सराउंडिंग था उस पर डिपेंड करते थे, ज़्यादा लालच नहीं करते थे कि अब हम घर बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे, है ना, कार वार लेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो था सिंपल लाइफ जीते थे। क्या करते थे भाई? अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। भाई उनके नेचर में जो भी सराउंडिंग था आसपास में, उस पर डिपेंड करते थे। कैसे? उन्हीं को अडाप्ट कर लिया था, उन्हीं को अपना लिया था। जैसे भाई पानी मिल जाता था, ठीक है, जानवर मिल गए, ठीक है, प्लांट्स, पेड़ मिल गए, ठीक है, बस उसी पर डिपेंड करते थे। ज़्यादा लालच नहीं रहता था कि इसको मॉडिफाई करना है, ये पेड़ों को काट के हमें रहने के लिए घर बनाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। They led a simple life and fulfilled their requirements फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो उन्होंने बहुत सिंपल लाइफ जी। हमें भी पता है बहुत सालों लग गए डेवलपमेंट आने में, चीज़ें आने में, उनको सीखने में, तो उन्होंने सिंपल लाइफ जी और जो भी है नेचर से, उनके जो आसपास था उससे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली। जो भी नेचर के आसपास उनको चीज़ें मिली, लकड़ी मिल गई, पानी मिल गई, है ना, लकड़ी बोलेंगे सॉरी, पेड़ मिल गए, पेड़ों में फल फ्रूट मिल गए, है ना, और साथ में पानी मिल गया, एनिमल्स मिल गए, उनको मार काट के खा लिया, शिकार करके खा लिया, बस इतना उनका रहता था। सिंपल लाइफ जीते थे, ज़्यादा नहीं सोचते थे कि अच्छा घर बनाना है ना, बिल्कुल ही किचन मॉड्यूलर बनवाना है और कार लानी है, कार में बिल्कुल काम करवाना है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो इसलिए एनवायरनमेंट को ज़्यादा मॉडिफाई कुछ होता ही नहीं था एनवायरनमेंट में। तो कुछ एनवायरनमेंट में बदलाव ऐसे मेजर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। अब क्या हुआ? टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ इनको भी नॉलेज आया। हमने, आपने पढ़ा होगा 6th में, क्या था? धीरे धीरे नॉलेज आया, धीरे धीरे इन्होंने अनाज उगाना शुरू करा, धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन किया। तो भाई आग जला जला के ये लोग लकड़ी को यूज़ करने लगे, लकड़ी पे आग जला के यूज़ करने लग गए, है ना, ठीक है। अब खाना वाना बनाने लग गए। धीरे धीरे खाना बनाने के साथ उन्हें ये समझ में आया कि हमें स्टोर भी करना चाहिए, तो खेती बाड़ी करने लग गए। खेती बाड़ी करने लग गए तो भाई रहने के लिए उन्हें लगा कि अब खेती बाड़ी होती है यानी लंबे समय तक एक जगह पर रहना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन में हो गया हमने फसल उगा ली,
गेहूं की फसल उगा ली, मक्के की फसल उगा ली, चावल की फसल उगा ली, नहीं, लंबा टाइम लगता है। तो ये क्या सीख गए थे, खेती बाड़ी करना, एनिमल्स को पालना, मीट और अपने उसके लिए मिल्क के लिए, तो लंबे लंबे समय के लिए, मतलब अब वो घर बसाने लग गए थे। बेसिकली घर बसाने लग गए तो धीरे धीरे चीज़ें चाहिए पड़ी, वेसल्स, पॉट वगैरह बनाने लग गए, धीरे धीरे अपने आसपास की चीज़ों को स्लोली स्लोली मॉडिफाई करने लग गए। आया समझ में कि नहीं आया? लकड़ी काट के उसको व्हील बना रहे हैं, उसका पहिया बना रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट सामान लाने ले आने के लिए ईजी हो रहा है। धीरे धीरे चीज़ें और एडवांस हुई तो भाई गाड़ियाँ आ गई। आया समझ में कि कैसे बदलाव आया? ठीक है, तो क्या है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ी तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती गई। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। भाई हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, कौन सा डे? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। फाइव जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है भाई? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी के अभी कमेंट में मेरे साथ लिखो, याद आ जाएगा कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आया समझ में? आ गया ना? देखिए इस तरीके से ऐसा बना हुआ है, आप समझिए कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाए, ये आ गया समझ में ह्यूमन एनवायरमेंट का। चल, ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। ह्यूमंस को क्या करने लगे, इंसानों को क्या समझ में आने लग गया कि नए नए तरीके उनको अपनाने लग गए, है ना। अपने एनवायरमेंट को क्या करना, उनको अपने अकॉर्डिंग यूज करना और उनको मॉडिफाई करना, तो धीरे धीरे सीखने लग गए। हमने देखा ना पहले कैसे थे, भोले से बेचारे, ना आग वाग कुछ नहीं पता थी कैसा क्या होता है। धीरे धीरे उनको नॉलेज बढ़ा तो उन्होंने चीज़ें डेवलप हुई, अपने अकॉर्डिंग बदला, सेटल लाइफ जीने लग गए, है ना। समझ में आने लगे अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह, धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मॉडिफाई करी और सीख गए नए तरीके और एनवायरमेंट बदलने लग गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख गए, है ना, कि क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो हमारे लिए काम आएगा, स्टोर कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए बेच सकते हैं। डोमेस्टिकेट करने लग गए एनिमल को ताकि भाई मिल्क मिले, मीट मिले, ठीक है। और सेटल लाइफ जीने लग गए। पहले तो इधर उधर चलते रहते, हंटर गैदर, मतलब इधर मूव करते रहते, इधर उधर मूव करते रहते। अब सेटल लाइफ जीने लग गए। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. मैंने बताया ना व्हील, जैसे व्हील का आविष्कार करा है ना, पहिया, भाई पहिया इन्वेंट करा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इधर से उधर जाने के लिए इजी, है ना। सरप्लस फूड, प्रॉपर फूड होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, प्रोड्यूस होने लगा क्योंकि भाई नीड्स बढ़ने लगी। देन बार्टर सिस्टम आया, ठीक है, ये क्या है अभी समझेंगे। उसके बाद ट्रेड, कॉमर्स वगैरह आया। मतलब पहले तो सेटल लाइफ जीने लग गए, फिर धीरे धीरे सीख गए कि अपने लिए तो उगाना ही है, अपने लिए तो अनाज चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अर्न करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ जाके बेचेंगे, और ट्रेड, कॉमर्स वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट होगी। बार्टर सिस्टम एक वर्ड आया, मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। सिंपल है, ऐसा है फॉर एग्जांपल आपको मुझे आपसे पेन खरीदना है, मुझे काम है भाई, तो आप क्या करोगे, मुझे आपसे पेन खरीदना है तो मैं क्या आपको पैसे नहीं दूंगी, आप मुझसे पैसे नहीं लोगे, मैं इसके बदले आपको अपनी वॉच दे दूंगी कि भाई ये पेन मुझे दे दीजिए, मैं अपनी वॉच आपको दे देती हूँ, ठीक है। या आपको मुझसे क्या बुक खरीदनी है तो आप क्या करोगे, आप मुझसे बुक तो खरीदोगे तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, आप उसके बदले मुझे कुछ भी बैग दे दोगे या जो भी आपको सामान लग रहा है आप वो मुझे दे दोगे। तो बेसिकली आप मनी का यूज नहीं कर रहे हो कि पेन खरीदना है, लाओ पैसे निकालो, फोन पे करो, ये करो, नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये आप मुझे आपसे पेन चाहिए, मैं ये घड़ी लेकर आई हूँ, ये लीजिए और मुझे आपका पेन दे दीजिए। आया समझ में? तो सामानों का एक्सचेंज होता था, वही होता था बार्टर सिस्टम। इस तरीके से सामान खरीदते थे, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन enables large scale production, transportation became faster। अब क्या हुआ भाई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या कह रहे हैं, मतलब ये क्या है मैम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगी। इंडस्ट्रीज सेटअप क्यों होने लग गई? क्योंकि जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ी तो ह्यूमंस की नीड बढ़ी। अब जब नीड बढ़ेगी तो सामान चाहिए पड़ेगा ना, पहनने ओढ़ने, खाने को, यूज करने को, घर में डेकोर करने को चीजें चाहिए पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? कहाँ मैन्युफैक्चर होगी? इंडस्ट्रीज में चीजें बनेगी, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, काफी सारी इंडस्ट्रीज आने लगी। अब इंडस्ट्रीज बनती है तो इंडस्ट्रीज के लैंड चाहिए होता है, तो पेड़ों की कटाई होती है तो डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है। इंडस्ट्रीज से जो स्मोक
निकलता है वो एयर को पॉल्यूट करता है, इंडस्ट्री से जो केमिकल वेस्ट जो निकलता है वो पानी में जाता है, लैंड को खराब करता है, लैंड में जमता है, मिट्टी खराब होती है। तो क्या होता है, इसके कारण इन्वायरमेंट मॉडिफाई होता है, इन्वायरमेंट में बदलाव आता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या करा भाई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनाया, ट्रांसपोर्टेशन भी भाई फास्टर बन गया, धीरे धीरे पहले व्हील का यूज था, उसके बाद बाइक वगैरह, कार वगैरह, एरोप्लेन वगैरह, ये सारी चीजें आने लगी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब पहले क्या होता था, चिट्ठी तार पत्री भेजा जाता था, कबूतर के थ्रू ऐसे भेज दिया। अब क्या हम जितनी जल्दी फोन के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, वीडियो ऑडियो कॉल करते हैं। तो एक किसके कारण हुआ, ये इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के कारण हुआ, जिसके कारण हमारे जो कम्युनिकेशन है, जो हम एक दो लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, वो बहुत ईजी हो गया। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि भाई हम चाहते हैं कि हम बड़ी ऐसा जूसी सा जो वाटरमेलन है वो समर में खाएं, और हॉट रोस्टेड पीनट्स, बढ़िया रोस्टेड भूंजी हुई मूंगफली, बेसिकली वो मूंगफली होती है ना, पीनट्स भूंजी हुई, रोस्ट मतलब भूंजना, अच्छा बढ़िया उसको कड़क करके भूंज के नमक के साथ उसको विंटर में क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। कभी आप वाटरमेलन ठंडी में नहीं खा सकते, आप कैसा लगेगा ठंडा ठंडा, पीनट्स को बिल्कुल गरम गरम गर्मी में खाओगे तो कैसा लगेगा गरम गरम। तो उल्टा ऑपोजिट, ठंडी चीज़ गर्मी में खाएंगे और गर्म चीज़ बढ़िया वो हम ठंड में खाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, आपने खुद सोचा है कभी। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को परफेक्ट बैलेंस करके चलाना पड़ता है चीज़ों को। ह्यूमंस को ये समझ में आना चाहिए कि भाई जिस चीज़ का टाइम जब है, जिस फ्रूट का, जिस फसल का, जिस कह लीजिए वेजिटेबल का, जिसका भी जब टाइम है तभी उसको यूज़ करो। ज़बरदस्ती उसको उगा रहे हैं या उसको गलत टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग समझते हैं कि भाई समर में ये खाना चाहिए, वाटरमेलन कभी आप देखेंगे नहीं रेनी सीजन में बैठ के खा रहे हैं या ठंडियों में खा रहे हैं, वो भी समर में ही खाएंगे, वो समर में आते हैं। आया कि नहीं आया समझ में। हम बोलते हैं ना समर में हम आम वगैरह खाते हैं, मैंगोज खाते हैं, तो मैंगोज भाई समर्स में आते हैं, है ना। जैसे हम ठंडियों में देखते हैं मेथी वगैरह, पालक की ज़्यादा ये जो सब्जियां रहती हैं बढ़िया, मेथी की पूड़ी वूड़ी, ये हम कब खाते हैं, ठंडियों में। आया समझ में। तो जब जो अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन को बैलेंस करना चाहिए, ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही बात है कि अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। मतलब नेचुरल एंड ह्यूमन। क्या होना चाहिए, जैसे बैलेंस का वो बना दे तो भाई परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। तराजू ऐसा होता है ना, परफेक्ट बैलेंस, दोनों बिल्कुल बराबरी पे हैं, ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबरी पे आना चाहिए। आया समझ में, दोनों बिल्कुल बराबरी पे रहे, एक भी ऐसे ऊपर नीचे ना हो, दोनों का बैलेंस बना रहे। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट नीचे जाएगा, मतलब ऊपर नीचे होगा कुछ भी, मतलब नेचुरली ह्यूमन एनवायरनमेंट बैलेंस इम्बैलेंस होगी चीज़ें तो दिक्कत आ जाएगी। दोनों बैलेंस बना के चले तो ऐसा होना चाहिए, तब जाके चीज़ें बढ़िया चलेगी। आया समझ में कि नहीं आया। तो बेसिकली हमें ये बताया कि चीज़ें आई, जो ह्यूमन्स आए तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करा, नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ी, ठीक है। ट्रेड आया, कॉमर्स आया, है ना, उससे पहले खेती बाड़ी होने लगी, लोग सेटल लाइफ जीने लगे, देन इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर हमें ये बताया गया कि ये सब तो ठीक है, इसीलिए ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीड्स के लिए चीज़ें होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल कुछ मत करिए बैठे रहिए, नहीं, ज़रूरी है, ज़िंदगी जीनी है भाई, और लोगों के लिए चीज़ें चाहिए, सामान बनना चाहिए या खेती बाड़ी करनी चाहिए, ज़रूरी है, पानी का पीना सब ज़रूरी है, बट बैलेंस बना के चले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। ह्यूमन एनवायरनमेंट आ गया ना। चलो, ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। भाई जो इंसान है उन्हें क्या करना चाहिए, जो ह्यूमंस है उनको अपना जो एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपर हार्मोनियस वे में जीना चाहिए, मतलब प्रॉपर जियो और एक दूसरे से हार्मोनी, दोस्ती यारी बना के रखो, ठीक है। ऐसा रखो अपने एनवायरनमेंट को कि आपको ये पता है कि भाई मैं तेरा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, बट मैं तेरा ख्याल भी रखूँगा। हम बोलते हैं ना, एक वो कौन सा आपने 8th में पढ़ेंगे आप, या आपने पता भी होगा, हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके, तो परफेक्ट बैलेंस बना के ऐसे यूज़ करो। तो वही कह रहे हैं कि अपने इन्वायरमेंट की इज्जत करो, अपने दोस्त को भाई बोलो कि भाई मैं दोस्त तेरी हेल्प तो ले रहा हूँ, बट मैं तेरा भी ख्याल रखूँगा, तो चिंता मत कर, तेरे से पूरा सब कुछ नहीं ले लूँगा।
आया समझ में? तो हारमोनी, एक अच्छा दोस्ती यारी बना के रखनी है। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। भाई जो नूरी है, जो मिजोरम से है, मिजोरम अच्छी हरी भरी वाली जगह है, तो अपने एरिया में मतलब अपने बारे में, अपने एरिया के बारे में बताती रहती कि कितना हरियाली है, लश ग्रीन एरिया है। Seeing Ravi upset, having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. अब जब नूरी ने देखा कि भाई मेरा तो अच्छा हरा भरा एरिया है, और जो रवि है बेचारा, जब उसको पता चला प्लेग्राउंड मतलब वो ख़राब कर दिया है, वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, अब ना बटरफ्लाइज मिलेगी, ना अच्छी ग्रासेस मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो रवि बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, ऑलमोस्ट रोने वाला था। तो नूरी ने कहा कि डोंट वरी रवि, मेरा जो गाँव है जहाँ मैं रहती हूँ, जो मेरा क्या है, वहाँ पे आप आइए, मेरी जो जगह मैं आपको इनवाइट करती हूँ, वेकेशन में तुम आना, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो जस्ट ये बातें। रवीज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ऐसे ही आप भी करिएगा, एक तरीके का टास्क की तरह लीजिएगा, ताकि आप चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे रवि की टीचर ने कहा, ऐसे ही मैं आपसे कह रही हूँ अपने स्टूडेंट्स यानी आप लोगों से कि भैया आप क्या बनाइए, अपने आसपास का लैंडस्केप, माउंटेन, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, अच्छा व्यू, सीनरी है ना, कैसे घर हैं वो बनाइए, क्या क्या एक्टिविटीज़ पीपल करते हैं वो देखिए, और कहाँ कहाँ जा रहे हो आप वैकेशन में। जब आप ये सब बनाएंगे, देखेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे होता है एनवायरनमेंट, कैसे ह्यूमंस अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, यूज़ करते हैं, या तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या बैलेंस करके चल रहे हैं। बट हमने देखा कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट को, मतलब ह्यूमन को नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करके चलना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया ना? इसी के साथ आपके चैप्टर का जो कंप्लीट शॉर्ट या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, बहुत ही धमाकेदार तरीके से एंड होता है। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो और कमेंट में आपने मुझे बता भी दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।